सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। आज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है जनरल मीटिंग का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। आज हम लोग ये सारे सेक्शंस कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये सारे सेक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे। देखो ध्यान से, ये जो सेक्शंस है ये सारे सेक्शंस कंप्लीट कर देंगे हम लोग आज। उसी के साथ साथ इंस्टीट्यूट का मटेरियल जो है वो भी मैं आपको मार्किंग करवाने वाला हूँ इंस्टीट्यूट के मटेरियल से। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इसको देखना है। गॉट इट? अच्छा, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, आप अपनी अटेंडेंस अभी की अभी लगा लो। मैं हर एक स्टूडेंट का चेक करता हूँ कि कौन अटेंडेंस दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। सो इफ़ यू वांट मी टू हेल्प यू आउट टिल द लास्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन, देन डेफिनेटली गिव योर अटेंडेंस। आई विल नो यू बाय योर नेम। ठीक है, तो अटेंडेंस जो है वो मैंडेटरी है। वीडियो को लाइक कर देना। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ जनरल मीटिंग का लास्ट क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन से। ये हम लोग देखने वाले ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। तो ये सब बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है, इसको हम लोग फटाफट कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ओके, यहाँ से देखते हैं हम लोग। ओके चलो, ऑर्डिनरी एंड ये ऑर्डिनरी एंड सेक्शन 12 एंड सेक्शन 113, सेक्शन 12 इन सेंस 112 एंड सेक्शन 113। ठीक है, ओके, देखो बहुत अच्छे से समझना है। नोट्स के बारे में एक चीज़ मैं तुमको बताना चाहता हूँ। ये जो मैंने चार्ट फॉर्मेट में ये बना के रखा है, ये तो मैंने तुमको अवेलेबल करवा दिया है। और जो डिटेल्ड नोट्स रहेगा ना, जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल से हम लोगों ने नोट्स बनाया है, वो भी मैं अवेलेबल करवा दूंगा। दोनों आप पढ़ो, दोनों से पढ़ सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दोनों से पढ़ाई करो। ठीक है, ये चार्ट वाले से अगर तुम्हारा पढ़ाई हो रहा है, चार्ट वाले से कंप्लीट कर दो। ये चार्ट जो है ये आपको एग्जामिनेशन के टाइम पे बहुत क्विकली रिवीजन करवाएगा। ठीक है, तो इसलिए चार्ट जो है मैंडेटरी है। मैं दोनों मेहनत कर रहा हूँ, दोनों साइड से मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रॉपर नोट्स एंड चार्ट्स भी। अच्छा, आज हम लोग देखेंगे, ये सारे सब अवेलेबल हो जाएंगे हमारे डिस्क्रिप्शन के नीचे। ग्रुप्स के लिंक हैं, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, डेफिनेटली वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। स्टार्टिंग विद सेक्शन 112 एंड 113। 112 एंड 13 कुछ नहीं है, सिर्फ है रिप्रेजेंटेशन। क्या बताओ? रिप्रेजेंटेशन, TATION, रिप्रेजेंटेशन। सेक्शन 112 रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को। किसको रिप्रेजेंट करता है? गवर्नमेंट्स को। ओके, गवर्नमेंट्स को, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट से एंड स्टेट गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट से। पकड़ लो, अब जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट है, क्या वो कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं? आंसर है यस। क्या इंडिया इन्वेस्ट करता है कंपनीज में? ये बताओ। आंसर है यस। क्या स्टेट गवर्नमेंट इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज में? आंसर है यस। क्या शेयर्स खरीद के रखते हैं वो लोग? आंसर है यस। ठीक है, तो जो हम लोग जो जब सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके बिहाफ पे कौन जाता है? प्राइम मिनिस्टर जाता है, नरेंद्र मोदी साहब जाएंगे। हाँ जी, क्वेश्चन मार्क। आंसर है नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल लेवल इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करता है बताओ? हमारे प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो जाते हैं मीटिंग में। एंड स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर्स जो है, स्टेट गवर्नर्स स्टेट को रिप्रेजेंट करके जाते हैं। समझ में आ रहा है? सेंटर को रिप्रेजेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड स्टेट को कौन रिप्रेजेंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर्स। ठीक है, अब तुम सोचो कि क्या फिजिकली वो सच में जाएंगे क्या मीटिंग में? पकड़ ले, तुम्हारा एक कंपनी है, तुम्हारे कंपनी में इंडिया का प्रेसिडेंट आएगा मीटिंग में? नहीं। ठीक है, जाएंगे तो वही, लेकिन वो नहीं जाएंगे एक्चुअली, जाएंगे उनका रिप्रेजेंटेटिव। कौन जाएगा उनका? हु इज रिप्रेजेंटेड, किसको रिप्रेजेंट करने जा रहा है? रिप्रेजेंटेटिव जाता है प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करने या फिर स्टेट गवर्नर को रिप्रेजेंट करने, क्योंकि ये फिजिकली तो जा नहीं सकते। अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव जाएगा ना, ये कोई भी हो सकता है जो गवर्नमेंट अपॉइंट करे। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट या फिर तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको भी अपॉइंट करे, वो किनके बिहाफ में जाएंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट के गवर्नर के बिहाफ पे जाएंगे। जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो सारा इन्वेस्टमेंट, स्टेट का इन्वेस्टमेंट हो या फिर तुम्हारा सेंटर का इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टमेंट किसके नाम पे होता है वो बताओ? नाम पे होता है, जो वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे होता है एंड स्टेट गवर्नमेंट के नाम पे होता है। लेकिन मीटिंग में क्या वो फिजिकली जाते हैं? नहीं, वो उनका रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं। रिप्रेजेंटेटिव का जो पावर है वो एकदम मेंबर जैसा होता है।
इसमें ये मत सोचो कि प्रॉक्सी जा रहा है, प्रॉक्सी नहीं, रिप्रेजेंटेटिव अलग होता है। रिप्रेजेंटेटिव का जो पावर है वो एग्जैक्टली मेंबर जैसा है। प्रॉक्सी के पास तो बोलने का अधिकार नहीं होता, लेकिन मेंबर के पास होता है। क्या ये समझ में आ रहा है? और इसी प्रकार से रिप्रेजेंटेटिव के पास भी होगा, क्योंकि ये वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नर को रिप्रेजेंट करने जा रहा है। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें तो क्या एक कंपनी दूसरे कंपनी में भी इन्वेस्ट करता है? आंसर है यस, एक कंपनी दूसरे कंपनी में भी इन्वेस्ट करता है। समझ में आ रहा है? बहुत सारे कंपनीज है, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी। कंपनी ए कंपनी ने कंपनी बी में इन्वेस्ट कर रखा है, समझ में आ रहा है? तो शेयर खरीद के रखा है। तो इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट होता है। अगर पकड़ ले कोई कंपनी है, कंपनी ए, कंपनी अरुण लिमिटेड, उसने कंपनी बी लिमिटेड में इन्वेस्ट किया है। क्या किया है? इन्वेस्ट। तो शेयर होल्डर है कौन? अरुण लिमिटेड शेयर होल्डर है किसका? बी लिमिटेड का शेयर होल्डर है। अब अगर वो शेयर होल्डर है तो बी लिमिटेड जब मीटिंग कराएगा, कौन? बी लिमिटेड जब मीटिंग कराएगा, ए लिमिटेड तो एक बिल्डिंग है, क्या वो उखड़ के जमीन से उखड़ के जाएगा क्या मीटिंग में? नहीं ना। तो ए अर्जुन लिमिटेड क्या करेगा? अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेगा। वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सेक्शन 113 के अंदर आता है फॉर बॉडी कॉर्पोरेट्स, एंड जो हमारा प्रेसिडेंट गवर्नर जो है वो 112 के लिए आता है। ठीक है, दोनों जो है रिप्रेजेंटेटिव ही भेजते हैं। अंडरस्टूड? ओके। कैपेसिटी देखो, कैपेसिटी मतलब किस कैपेसिटी में जाते? एकदम मेंबर जैसा पावर होता है उनके पास। एंड जो बॉडी कॉर्पोरेट्स भेजते हैं वो मेंबर और क्रेडिटर। ये हम पे क्रेडिटर क्यों है सर? क्रेडिटर इसलिए होता है कि मीटिंग में हमेशा सिर्फ मेंबर नहीं जाते, क्रेडिटर्स भी जाते हैं। तो अगर अरुण लिमिटेड एक क्रेडिटर है बी लिमिटेड का अगर क्रेडिटर है तो क्रेडिटर के ओहदे से जाएगा वो। समझ में आ रहा है ना? चलो याद रखो इस चीज को। ठीक, उसके बाद देखो मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट, डायरेक्टली अपॉइंट होता है और ये बोर्ड रेजोल्यूशन से। मतलब अगर बॉडी कॉर्पोरेट अपना कंपनी अगर भेज रहा है किसी को तो बोर्ड डिसाइड करेगा मीटिंग में कि किसको भेजे, राइट? और यहाँ पे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली अपॉइंट करते हैं। यहाँ पे कोई बोर्ड रेजोल्यूशन थोड़ी ना, यहाँ पे थोड़ी ये कंपनी थोड़ी है कि बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे। ये डायरेक्ट अपॉइंट करते हैं और ये जो है रेजोल्यूशन पास करके अपॉइंट करते हैं किसको भेजना है। अंडरस्टूड अंडरस्टूड अंडरस्टूड। ठीक है, की राइट्स की क्या क्या राइट है? वोट बाय प्रॉक्सी, पोस्टल बैलेट एक्सेट्रा। वोट बाय प्रॉक्सी, पोस्टल बैलेट एक्सेट्रा। वोट बाय प्रॉक्सी का मतलब ये नहीं होता कि तुमको बोलने का अधिकार नहीं है। वोट बाय प्रॉक्सी का मतलब ये बोलने का तरीका है कि क्योंकि प्रेसिडेंट नहीं है तो एज अ प्रॉक्सी वो लोग वोट कर पाएंगे। ठीक है, एज अ प्रॉक्सी वो लोग वोट कर पाएंगे। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर ये मीटिंग में बोल सकते हैं? आंसर है यस। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है आपको? तो इस चीज पे कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे वोट बाय प्रॉक्सी लिखा है इसका मतलब प्रॉक्सी जैसा राइट नहीं। कैपेसिटी तो मेंबर जैसा ही है, याद रखना इस चीज को। ठीक हो? ठीक है, क्योंकि वो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी को, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे वोट बाय प्रॉक्सी लिखा है, क्योंकि एज अ प्रॉक्सी मतलब देखा जाए तो एज अ प्रॉक्सी वो लोग वोट कर रहे हैं। ठीक ना? उसके बाद देखो दोस्तों, लीगल स्टेटस डीम टू बी ए मेंबर, यहाँ पर डीम टू बी पर्सनली प्रेजेंट। ठीक है, मतलब वही चीज है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल स्टेटस यही होता है कि डीम्ड की वो आए थे मीटिंग में, ये हम लोग मान के चलेंगे। अगर इनका रिप्रेजेंटेटिव आया तो हम लोग मान के चलेंगे वो भी मीटिंग में आए थे। कौन आया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नर्स या फिर बॉडी कॉर्पोरेट्स। तो ये सेक्शन 112 113 ईजी है, कंप्लीटली ईजी है। या सिर्फ एक चीज याद रखना, इस कोई भी चीज याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक चीज याद रखना कि 112 113 रिप्रेजेंट करता है गवर्नर एंड प्रेसिडेंट को, 112, एंड 113 रिप्रेजेंट करता है बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, यहां पे एक डिफरेंस ये है कि जो प्रॉक्सी होता है उसको प्रॉक्सी वाला लिमिटेशन होता है, लेकिन इसमें रिप्रेजेंटेटिव को कोई लिमिटेशन नहीं है, मेंबर जैसा पावर होता है। वो बोल सकता है, वो शो ऑफ हैंड से वोट कर सकता है, वो पोल से वोट कर सकता है, हर किस्म से वो वोट कर सकता है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या है, समझ में आ रहा है दोस्तों? ओके, आगे बढ़ रहे हम लोग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन के बारे में। यहाँ से आपको देखना है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है एंड स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन मैंने तुमको एक्सप्लेन कर रखा है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि सिंपल मेजोरिटी से जीतना। वोट इन फेवर जो है वो ज़्यादा होना चाहिए वोट अगेंस्ट से, सिंपल है बात। ठीक है, अगर वोट अगर अगेंस्ट में आया है 3 तो वोट इन फेवर में अगर 4 हो जाए तो वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में ये इस प्रकार का वोटिंग होता है, सिंपल मेजॉरिटी से जीतता है। ठीक है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, अंडरस्टूड? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में कोई भी चीज पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, सिर्फ चाहिए होता है सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी।
ठीक है, मतलब अगर तुमको ना ना आया है 3 तो यस आना चाहिए 4, अगर एक भी ज़्यादा है तो तुम जीत जाओगे। क्या है समझ में? ये इसको कहा जाता है सिंपल मेजॉरिटी। ठीक, अब ये जो तुम्हारा कि स्पेशल रेजोल्यूशन होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन में 3 टाइम जो अगेंस्ट में आया है उससे फेवर में 3 टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। अगर पकड़ लो अगेंस्ट में 10 वोट आया है, अगेंस्ट में अगर 10 वोट आया है अगेंस्ट में, ठीक है, कोई भी रेजोल्यूशन तुम पास करना चाहते हैं, आइटम पास करना चाहता है, बिजनेस पास करना चाहता है, एजेंडा पास करना चाहता है, तो उसको पास करने के समय तुमको वोट 10 वोट मिला है अगेंस्ट में, तो अगर इसको पास करना है तो कम से कम इंटू 3 तुम्हारा यस में चाहिए होता है, जो फेवर में होना चाहिए। मतलब इंटू 3 मतलब 30 वोट्स जो है तुमको फेवर में होना चाहिए, तब जाके ये पास होगा। ठीक है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन में कोई भी चीज़ पास करने का ये तुम्हारा फॉर्मूला रहता है कि यहाँ पे 75% वोट चाहिए होता है, 75% यस चाहिए होता है, 75% यस चाहिए। ये इसको कंफ्यूज मत करना, ठीक है? अब तुम बिगिनर हो, तुमको लग सकता है यार सर बोल रहे पहले बोल रहे 3 टाइम ज़्यादा, फिर बोल रहे 75%। सिंपल चीज़ है कि अगर 100% में, ठीक है, 100% अगर एक टोटल हम लोग बताए 100% में, अगर 100 का 100%, ये तुम कैलकुलेट करो कि 100 का 100% है, तो अगर 100 में 20, अगर 100 को डिवाइड करोगे 4 भाग में, कितने भाग में डिवाइड करोगे? 4 भाग में, तो 25 25 25 25, 100% को भी डिवाइड करोगे तो 25% 25% 25% 25% 25%, ठीक है? तो अगर सिंपल चीज़ है कि अगर तुमको 3 गुना ज़्यादा चाहिए, मतलब कि अगर एक तुम्हारा नो आया है तो तुम्हारा इस 3 गुना ज़्यादा 3 टाइम्स तुम्हारा यस होना चाहिए, तो मतलब 25 25 25 तुम्हारा यस होना चाहिए। इसको अगर प्लस करोगे तो 75 होता है। तो सिंपल चीज़ ये कि जितना भी वोट हो रहा है ना, जितना भी यस, जितना भी अगर पकड़ ले जितना टोटल वोट आया है उसमें 75% यस होना चाहिए। तो ये सिंपल तुम्हारा कैलकुलेशन होता है। कंफ्यूजन ज़्यादा नहीं होने से दो चीज़ याद रखो सिर्फ, स्पेशल रेजोल्यूशन में कोई भी चीज़ पास करने के लिए जितना टोटल वोट आया है, सिंपल चीज़ है कि जितना टोटल मेंबर्स ने वोट किया है उसमें 75% यस होना चाहिए बस, तब जाके वो पास होगा, वरना पास नहीं होगा। अगर इसको एकदम इंस्टीट्यूट के मटेरियल के हिसाब से तुमको याद करना है तो 3 टाइम ज़्यादा, ये थोड़ा एग्जामिनेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसलिए मैंने 75 सिखा दिया है। एक ही चीज़ है, दोनों लिखो, एग्जामिनेशन में पास कर जाओगे, ठीक है? तो 3 टाइम ज़्यादा वोट तुमको चाहिए होता है। जो तुम्हारा फेवर में वो 3 टाइम ज़्यादा आना चाहिए। वोट्स इन फेवर मस्ट बी 3 टाइम्स द वोट इन अगेंस्ट। अगेंस्ट में जितना वोट आया है उससे 3 गुना ज़्यादा तुमको फेवर में वोट चाहिए। ये होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे स्पेशल नोटिस। स्पेशल नोटिस तुमको यहाँ से मैं करा दूंगा, ठीक है? स्पेशल नोटिस में बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउट करते हैं कि सर स्पेशल नोटिस होता क्या, एक्चुअली में समझा दीजिए। स्पेशल नोटिस ये होता है कि मेंबर को, ये जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स को कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करना होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करना होता है, तो वो लोग स्पेशल नोटिस भेजते हैं कंपनी को, ठीक है? कंपनी को स्पेशल नोटिस भेजते हैं, और कंपनी जो है वो स्पेशल नोटिस मिलने के बाद कंपनी क्या करता है, अपनी जो रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन कह लो, आइटम कह लो, बिजनेस कह लो, एजेंडा कह लो, ठीक है, ये जो है इनमें, मतलब मीटिंग में जो डिस्कशन होगा इनमें प्लस कर देते, ऐड कर देते हैं और 2-3 चीज जो मेंबर बोलना चाहता है, जो मेंबर बोलना चाहता है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये तो फिर सेक्शन 111 जो है सर्कुलेशन ऑफ मेंबर रेजोल्यूशन जैसा है। आंसर है नहीं। समझना इस चीज को, डिफरेंस समझना। स्पेशल नोटिस कब भेजा जाता है? जब मेंबर को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करना होता है कंपनी के साथ, ठीक है, मीटिंग में बात करना होता है। तो स्पेशल नोटिस कौन भेजता है किसको? स्पेशल नोटिस कंपनी नहीं भेजता है, कंपनी शॉर्टर नोटिस भेजता है, वो अलग चीज है। देखो दो तीन वर्ड्स है जो ऑल्टरनेट वर्ड्स है, ठीक है? ऑल्टरनेट लगता है, मतलब सुनने में लगता है कि ऑल्टरनेट वर्ड्स है, लेकिन ऑल्टरनेट नहीं है, कंसेप्ट कंप्लीटली डिफरेंस है। जैसे कि एक होता है शॉर्टर नोटिस, एक होता है स्पेशल नोटिस। समझ में आ रहा है? शॉर्टर नोटिस अलग चीज, स्पेशल नोटिस अलग चीज। शॉर्टर नोटिस आगे जाके क्लास में करेंगे हम लोग। स्पेशल नोटिस क्या होता है कि मेंबर भेजता है स्पेशल नोटिस कंपनी को, क्योंकि उनको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करना होता है। सिंपल चीज, ठीक है?
अब ये डिफरेंट कैसे है सेक्शन 111 से, जो सर्कुलेशन ऑफ मेंबर रेजोल्यूशन है, इससे डिफरेंट कैसे है, ये है क्वेश्चन मार्क। डिफरेंट ऐसे है कि ये जो मेंबर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करना होगा ना, ये टोटल 4 टॉपिक्स है जिसके ऊपर मेंबर जो है डायरेक्टली कंपनी के साथ बात कर सकता है। ये राइट, ये अधिकार जो है सेक्शन 115 देता है। 111 में मेंबर को अगर कुछ बोलना है, कंपनी यस कर सकता है, कंपनी नो कर सकता है, फिर कंपनी अप्लाई करेगा सीजी को। अब सीजी जो है, तो तुमको सेक्शन 111 में सीजी का अप्रूवल वगैरह लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो है कंप्लीट अथॉरिटी जो है मेंबर्स के पास होता है। ये कंपनीज एक्ट देता है कि कोई परमिशन वर्मिशन नहीं चाहिए होता है। तुमको अगर इन टॉपिक्स में बात करना है तो तुम आराम से बात करो, तुम बात करो, कंपनी तुमको रोक नहीं सकता। कंपनी तुमको क्या नहीं कर सकता, कंपनी तुमको रोक नहीं सकता। क्या ये समझ में आ रहा है? अब वो कौन से टॉपिक्स है ये बता दीजिए। टॉपिक्स बहुत सारे हैं, टॉपिक्स को समझना है बहुत अच्छे से, ठीक है। देखो, अगर मेंबर को ऐसा लगे कि जो डायरेक्टर है बैठा है, जो डायरेक्टर बैठा है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, जो डायरेक्टर बैठा है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उसका टेन्योर कंप्लीट होने से पहले इसको निकाल के फेंक देना। टेन्योर जो है उसका कंप्लीट होने से पहले ही उसको निकाल के फेंक देना। यह है सेक्शन 169। सबसेक्शन में मेंशन कर रहा हूं, सबसेक्शन याद हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो तब भी चलेगा। रिमूविंग ए डायरेक्टर बिफोर देयर टेन्योर एंड्स, उसका टेन्योर कंप्लीट होने से पहले तुम उसको डायरेक्टर को निकाल रहे हो, ठीक है। और दूसरा दूसरा है अपॉइंटिंग अ न्यू डायरेक्टर, अपॉइंटिंग अ न्यू डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ द रिमूव्ड वन, इन प्लेस ऑफ द रिमूव्ड वन, ठीक है। इन प्लेस ऑफ द रिमूव्ड, ये भी सेक्शन 169 है। अब ये हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि एक तो डायरेक्टर काम नहीं कर रहा था अच्छे से, तुमको उसको निकाल के फेंक देना था, ठीक है। दूसरा है अपॉइंटिंग अ न्यू डायरेक्टर, जो तुमने निकाल के फेंक दिया, अब किसी न किसी को तो बिठाओगे ना, किसको बिठाओगे, तो वो अपॉइंटिंग अ न्यू डायरेक्टर, ठीक है, इन प्लेस ऑफ द रिमूव्ड वन। अंडरस्टूड। फिर ऑडिटर के ऊपर आ जाओ, 2 डायरेक्टर 2 ऑडिटर, ठीक है। थर्ड जो है वो है ऑडिटर। अंडरस्टूड। ऑडिटर है अपॉइंटिंग समवन एल्स इंस्टेड ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर, सेम चीज है, याद रखना। ऑडिटर जो है, ठीक है, रिटायर कर रहा है, समझो इस चीज को। अपॉइंटिंग समवन एल्स इंस्टेड ऑफ द रिटायरिंग ऑडिटर, जो रिटायर कर रहा है ऑडिटर, ऑडिटर का रिटायरमेंट क्या होता है कि 5 साल रिटायर करेगा, ठीक है, फिर कूलिंग पीरियड रहेगा, उसका रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है, वो ऑडिटर वाले सेक्शन में हम लोग देखेंगे, ठीक है। ऑडिटर अगर रिटायर कर रहा है तो उसको रीअपॉइंट भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रीअपॉइंट नहीं कर रहे, हम जो रिटायरिंग ऑडिटर है उसको हम निकाल के फेंक रहे हैं, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, निकाल के फेंक रहे, अपॉइंटिंग समवन एल्स, अपॉइंटिंग समवन एल्स। ये क्यों हो रहा है सर, ऑडिटर को निकाल के क्यों फेंक रहे हैं सर? क्योंकि ऑडिटर, कंपनी का जो ऑडिटर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसको इंडिपेंडेंट होना होता है, उसको कोजी नहीं होना होता है डायरेक्टर्स के साथ। अगर मेंबर्स को ऐसा दिखे कि भैया ऑडिटर बहुत ज़्यादा कोजी हो रहा है डायरेक्टर के साथ, ठीक है, तो ये जो मेंबर्स है वो निकाल के फेंक देंगे इसको, ऑडिटर को। समझ में आ रहा है? क्योंकि यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, क्योंकि पैसा जो है तुम ही संभाल रहे हो, कंपनी में जो पैसा अकाउंट्स जो है तुम ही देख रहे हो, तो उसमें घोटाला जो है तुम ही करोगे, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके। और एक चीज मैं तुमको समझाना चाहता हूं कि चौथा जो पॉइंट है वो भी ऑडिटर से है, ठीक है। कि एक तो तुमने जो रिटायर हो रहा है, ठीक है, जो रिटायर क्या हो रहा है बताओ, रिटायर हो रहा है, उसको तुम उस रिटायर हो रहा है, तुम किसी दूसरे को अपॉइंट करना चाहते हो, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा कंडीशन ऐसा हो सकता है कि ऑडिटर है, रिटायर कर रहा है, और तुमको फर्क नहीं पड़ता कि कौन भी ऑडिटर इसके जगह पे बैठ जाए, लेकिन तुम चाहते हो कि ये सेम ऑडिटर ना बैठे, ठीक है। यहां पे तो तुम खुद अपॉइंट करो किसी दूसरे को इन प्लेस ऑफ द ऑडिटर,
ठीक है ना, रिटायर कर रहा है जो। अब तुम चाहते हो कि ये जो ऑडिटर है, ठीक है, उस वो छोड़ के किसी और कंपनी के ऊपर छोड़ दिया सारे मेंबर्स ने कि भैया तुम एक काम करो, तुम किसी को भी अपॉइंट कर लो लेकिन इस ऑडिटर को अपॉइंट ना करो। तो इसके लिए तुमको एक रेजोल्यूशन पास करना होता है जिसको कहा जाता है एक्सप्लिसिटली स्टेटिंग दैट रिटायरिंग ऑडिटर विल नॉट बी रीअपॉइंटेड। तुम स्टेट कर रहे हो, स्टेटिंग दैट द रिटायरिंग ऑडिटर retiring auditor retiring auditor will not be reappointed। ठीक है, ये तुम एक्सप्लिसिटली स्टेट कर रहे हो। अंडरस्टूड कि भैया कोई भी बैठ जाए लेकिन तुम उसको बिठाने नहीं दोगे। ठीक, इसके अलावा और एक पॉइंट हो सकता है जिसको हम लोग कहते हैं कि जो कंपनी अपने आर्टिकल्स में मेंशन कर दे। अब देखो कंपनी के पास एक राइट है, कंपनी मेंशन इन आर्टिकल्स एनी अदर मैटर। कोई दूसरा मैटर अगर कंपनी बोले कि चलो हम लोग मेंबर्स को राइट देते हैं, हम लोग मेंबर्स को अधिकार देते हैं कि मेंबर्स जो है ना वो जो चाहे और भी कुछ टॉपिक के ऊपर वो स्पेशल नोटिस भेज सकते हैं, वो हम लोग आर्टिकल्स में मेंशन कर रहे हैं। तो अगर कंपनी ने आर्टिकल्स में मेंशन कर दिया तो कर सकते हैं, टेंशन वाली बात नहीं। नॉर्मली 4 होता है, ये 4। ठीक है, ये क्या हो गया, स्पेशल नोटिस। अंडरस्टूड, स्पेशल नोटिस समझ में आ चुका है क्या? स्पेशल नोटिस समझ में आ चुका है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कंप्लीटली समझ में आ चुका है। ओके, अब समझो इस चीज को। स्पेशल नोटिस कौन भेज सकता है, कौन एलिजिबल है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्या देखेंगे हम लोग? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे कि कौन है, कौन वो मेंबर्स है जो अप्लाई कर सकते हैं, कौन वो मेंबर्स है जो अप्लाई कर सकते हैं। अंडरस्टूड, ये है क्वेश्चन मार्क। आंसर है, याद रखना ये थोड़ा डिफरेंट है। आंसर है जैसे हम लोग 1/10 देखते 10%, यहाँ पे ज्यादा नहीं, 1%। 1% ऑफ उसके पास जो टोटल वोटिंग पावर होगा, ऑफ द टोटल वोटिंग पावर 1% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर जिसके पास होगा, और जिनके पास भी अग्रीगेट ₹5 लाख वर्थ का शेयर्स रहेगा, वर्थ का शेयर्स वर्थ शेयर्स रहेगा, वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? 5 लाख का शेयर्स है और 5 लाख पेमेंट हो चुका है, पेड अप शेयर कैपिटल है उसके पास 5 लाख रुपए तक का। एग्रीगेट इसलिए है क्योंकि एक इंसान हो सकता है, 2 इंसान मिला के 5 हो सकता है, 3 इंसान मिला के 5 हो सकता है, 4 इंसान मिला के 5 हो सकता है, एक इंसान भी 5 हो सकता है। 5 लाख रुपए तक का शेयर्स उनके पास हो सकता है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर स्पेशल नोटिस। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये बता दो फटाफट, समझ में आ रहा है? अब याद करना कि तुम सोचोगे कि सिर्फ 5 लाख रुपए का शेयर होल्ड करके वो कंपनी के ऑडिटर को निकाल रहा है। आंसर है नहीं, ऑडिटर को निकालने का बात रख रहा है वो कंपनी में। रेजोल्यूशन पास करने का एक जो है बात रख रहा है कंपनी में। पास तो तभी होगा जब सारे वोट करेंगे, तब जाके होगा, है ना? तो 5 लाख वाला बंदा जो है कुछ वैसे तो उखाड़ नहीं सकता, लेकिन हाँ रेजोल्यूशन टॉपिक उठा सकता है स्पेशल नोटिस के जरिए। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, क्लियर है? क्या ये क्लियर है? ओके, अब देखो नोटिस कब भेजोगे तुम? नोटिस कब भेजोगे पहले ये बता दो। नोटिस कम से कम 14 दिन पहले तुमको भेजना है। नोटिस क्या करोगे? नोटिस मस्ट बी सेंट एटलीस्ट 14 डेज 14 डेज 14 डेज बिफोर द मीटिंग। मतलब तुम्हारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। तुमको नोटिस मिला, कंपनी से नोटिस मिला, फॉर एग्जांपल कंपनी से तुमको नोटिस मिला कि मीटिंग हम लोग कंडक्ट करने जा रहे हैं
25th डे को, तो तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुमको सिर्फ 14 डेज पहले देना होता है। 25th डे से 14 डेज पहले, 14 डेज पहले तुमको क्या करना है बताओ ना दोस्तों। 14 डेज पहले तुमको क्या करना है, 14 डेज पहले तुमको क्या करना है बताओ। हाँ जी, नोटिस भेजना है। तुम नोटिस भेजोगे कंपनी को, भैया हमको बात करना है, हमको रेजोल्यूशन पास करना है मीटिंग में, और हम जो है बड़े वाले शेयर होल्डर्स है, 5 लाख रुपए का शेयर है, या फिर हमारा वो 1% का वोटिंग पावर है कंपनी में। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके ओके, ये हो गया तुम्हारा स्पेशल नोटिस। अंडरस्टूड। इसी टॉपिक के ऊपर तुमको तुम क्वेश्चन बनते हुए देख सकते हो एग्जामिनेशन में। ठीक है, ओके। अगर सेक्शन 115 तुमने फॉलो नहीं किया, मतलब कंपनी ने फॉलो नहीं किया, इग्नोर कर दिया, सेक्शन 115 अगर इग्नोर कर दिया, कंपनी ने, तो इसके लिए तो कोई एक स्पेसिफिक पेनल्टी दिया नहीं है, लेकिन सेक्शन 450 अप्लाई हो जाता है। सेक्शन 450 जो है वो अप्लाई हो जाता है। इसके लिए स्पेसिफिक कोई पनिशमेंट नहीं दिया है, लेकिन 450 अप्लाई हो जाता है। फाइन लगाएगा जो डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट का मतलब है जो डिफ़ॉल्टिंग डायरेक्टर्स वगैरह है उनके ऊपर फाइन लग जाएगा 10,000 रुपये का। ठीक है, और अगर जब तक तुम ना ये करते हो तो कंटिन्यूइंग डिफ़ॉल्ट होगा 1,000 रुपये तक का। मतलब कि मेंबर्स ने रेजोल्यूशन भेजा है, तुम मीटिंग नहीं बुला रहे हो, ठीक है, मीटिंग बुला के तुम उसको करना होगा। अंडरस्टूड। तो 1,000 पर डे का फाइन लगेगा। सर ये फाइन वगैरह बहुत कम नहीं है? आंसर है यस, फाइन वगैरह तो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन इतना ही है जो भी है। क्या ये समझ में आ रहा है? यह है तुम्हारे लिए सेक्शन, सेक्शन कितना 115 कंप्लीट हो चुका है। अब आगे देखेंगे हम लोग सेक्शन 116 रेजोल्यूशन पास्ट एंड अडजर्न्ड मीटिंग। ये मैंने करवा रखा है, लेकिन सेक्शन के, सिर्फ सेक्शन के बदौलत, क्योंकि ये सेक्शन 116 लिखा है इसलिए मैं तुमको दोबारा करा रहा हूँ, सेक्शन नंबर दिखा के तुमको करा रहा हूँ। देखो, जो भी एडजर्न्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होता है ना, वो हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है, कि that resolution will be treated as having been passed on the date on which it was in fact passed and shall not be deemed to have been passed on any earlier date। ठीक है, फॉर ऑल पर्पसेस। देखो इसका मतलब ये कि जिस दिन पास किया गया, देखो एक होता है किस दिन पास हुआ, पास का डेट बताओ, पास डेट कि किस दिन रेजोल्यूशन पास हुआ, एक्चुअल मीटिंग में पास हुआ या फिर एडजर्न्ड मीटिंग में पास हुआ। आंसर है एडजर्न्ड एक्चुअल मीटिंग पकड़ लो 5 तारीख को था, एडजर्न्ड मीटिंग पकड़ लो 10 तारीख को है। ठीक है, एडजर्न्ड मीटिंग पकड़ लो 10 तारीख को है। एडजर्न्ड मीटिंग में अगर पास हुआ, इसमें पास नहीं हुआ, तुम लोग मान के चलेंगे कि यही पास वाला डेट है। मीटिंग मतलब कब ये पास हुआ रेजोल्यूशन, एडजर्न्ड मीटिंग का डेट हम लोग फॉलो करेंगे। लेकिन वैलिडिटी अगर हम लोग पूछे क्या एडजर्न्ड मीटिंग में पास हुआ रेजोल्यूशन का वैलिडिटी क्या है, तो वैलिडिटी एज इक्वल्स टू एक्चुअल मीटिंग में पास होने का वैलिडिटी है। ये मतलब जो है ना कि कितना जेन्युइन है, तो एडजर्न्ड मीटिंग में पास हुआ रेजोल्यूशन उतना ही जेन्युइन है जितना एनुअल, जितना तुम्हारा एक्चुअल मीटिंग में पास होने का, जब पास होता है जितना जेन्युइन होता है, उसी उतना ही जेन्युइन है तुम्हारा एडजर्न्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास जो हुआ है वो। क्या है समझ में आ रहा है? एक बार देखो, रीड कर लो। Where a resolution is passed at adjourned meeting, a company, the holder of any class of shares, the board of directors of a company, the resolution shall, for all purpose, be treated as having been passed on the date on which it was in fact passed and shall not be deemed to have been passed in any earlier date। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि adjourned meeting में पास हुआ जो रेजोल्यूशन है तुम उसका पासिंग डेट एक्चुअल मीटिंग वाला दे दो, ये नहीं हो सकता। ठीक है ना, बस इस बात का ध्यान रखना। चलो 117 देखो, 117, companies are required to file specific resolutions and agreement with the registrar of companies। मतलब फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन, फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन ये टॉपिक ही है तुम्हारा, फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है, फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन, फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन। सिंपल चीज समझो
कि तुम जो मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करते हो क्या उसका फाइलिंग होगा कि नहीं, क्या तुम उसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल करोगे कि नहीं? आंसर है यस। तो सिंपल चीज देखो यहाँ पे, विद इन 30 days ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन और मेकिंग द अग्रीमेंट, अ कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन और अग्रीमेंट along with the explanatory statement if any, अगर annexed हो तो, must be embodied in or annexed to every copy of articles issued thereafter, तुमको फाइल करना है। बस यही बात है। ये है टाइमलाइन कि कितना दिन के अंदर तुमको फाइल करना है। 30 दिन के अंदर अंदर तुमको फाइल करना होता है। व्हाट टू फाइल, क्या फाइल करोगे? कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है, अगर जो रेजोल्यूशन तुमने पास किया है वो अगर एओए को ऑल्टर करता है, अपने आर्टिकल्स को चेंज कर दिया तुमने, रेजोल्यूशन जो तुमने पास किया उसमें आर्टिकल्स में कोई चेंजेस लाए, तो कॉपी ऑफ द एम्बोडेड इन एन नेक्स्ट एवरी कॉपी ऑफ द आर्टिकल्स इशूड देयर आफ्टर, मतलब जो आर्टिकल्स है वो भी तुम भेजोगे कि भैया हमने आर्टिकल्स में चेंजेस करवाया है 30 डेज के अंदर अंदर, याद रखना। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, ये हम लोग इंस्टीट्यूट के मटेरियल से थोड़ा देख लेंगे, वहाँ पे फॉर्म वगैरह लिखा है, MGT 14 होता है, MGT 15 होता है, वो वहाँ से कर लेंगे, छोटा सा सिर्फ है। फिर से आ गया सेक्शन 116, दोबारा से आ गया सेक्शन 116, इसको कट कर दो। आते हैं हम लोग 118 में, मिनट्स। मिनट्स में क्या याद करना है मैं तुमको ये बता देता हूँ, और कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं होगा। मिनट्स का मतलब क्या होता है, सब सिंपल भाषा में समझाओ सर। मिनट्स का मतलब ये होता है कि जो मीटिंग में जो कुछ भी हम लोग बोल रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, जो भी हो रहा है, एक एक मिनट का डिटेल रिकॉर्ड होता है। ठीक है, एक एक मिनट का डिटेल रिकॉर्ड होता है। कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? मिनट्स बुक में। मिनट्स बुक में। अब बात यह है कि मिनट्स बुक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि मीटिंग में क्या हुआ, पूरा मीटिंग के दौरान क्या हुआ, तुमको ये आइडिया मिल जाता है। ठीक है, अब ये जो है इसको साइन करना होता है, इसको मेंटेन करके रखना होता है। कितना दिन मेंटेन करेंगे, कौन साइन करेगा, कितने दिन के अंदर साइन करेगा मिनट्स बुक को, और क्या क्या इंक्लूड होगा मिनट्स में, और क्या कुछ एक्सक्लूड हो सकता है कि नहीं, मिनट्स से कुछ एक्सक्लूड हो सकते हैं, ये है क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे आंसर देता हूँ तुमको फटाफट। देखो, सबसे पहले कि मिनट का साइनिंग के बारे में समझो। अगर जनरल मीटिंग का मिनट है, कि इसका जनरल मीटिंग का मिनट है या फिर रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट, सो ये जो तुम्हारा जनरल मीटिंग है एंड रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट है ना, ये दो में, इन दोनों में तुमको चेयरमैन जो है, चेयरमैन ऑफ द सेम मीटिंग, वो साइन करेगा 30 दिन के अंदर अंदर, विद इन 30 डेज। ठीक, अगर चेयरमैन पकड़ लो 30 दिन के अंदर मर गया, साइन करने से पहले मर गया, या फिर अनेबल है, फॉरेन चला गया, या फिर कुछ भी डिसेबिलिटी हो गया, वो नहीं कर पाया साइन, तो कोई भी डायरेक्टर जो बोर्ड ऑथराइज करे वो साइन कर सकता है मिनट्स में। क्या ये समझ में आ रहा है? उसके बाद और दो है जो कि है बोर्ड मीटिंग एंड कमेटी मीटिंग। बोर्ड मीटिंग एंड कमेटी मीटिंग, ये साइन होगा बाय द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, ऑब्वियसली चेयरमैन, या फिर चेयरमैन ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग। जो चेयरमैन मीटिंग में था, चेयरमैन, वो अगर साइन ना कर पाए तो नेक्स्ट मीटिंग का जो चेयरमैन होगा वो साइन कर देगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। याद रखना, बोर्ड मीटिंग एंड कमिटी मीटिंग आर पर्सनल मीटिंग्स। ठीक है, एक पर्सनल लेवल का मीटिंग, ये एकदम जनरल मीटिंग नहीं होता जो 30 दिन का टाइम लगता है। तो इसमें थोड़ा रेगुलेशन तुम्हारा थोड़ा कम है। तो रेगुलेशन कम ऐसा है कि साइन करेगा चेयरमैन, एंड अगर वो नहीं कर पाया तो नेक्स्ट जो चेयरमैन बनेगा नेक्स्ट मीटिंग का, वो साइन कर लेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? और जो जनरल मीटिंग एंड पोस्टल बैलेट के द्वारा मिनट सेट किया गया है वो 30 दिन के अंदर अंदर साइन होगा बाय द चेयरमैन। अगर चेयरमैन अनेबल है तो कोई भी डायरेक्टर ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। क्या ये समझ में आ रहा है? ये तुमको याद रखना है। ठीक, अच्छा, ये 30 डेज जो है वही है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अच्छा, सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता, एक बार देख लो फटाफट। एक्सेप्शन है किस, क्या सेक्शन 8 कंपनी, यस, क्या एक्सेप्शन है? सेक्शन डज नॉट अप्लाई जनरली एक्सेप्ट मिनट्स में बी रिकॉर्डेड विद इन 30 डेज इफ आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर कॉन्फर्मेशन बाय सर्कुलेशन। ठीक है, कि अगर उनके सेक्शन 8 कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हो तो आप लोग एक काम कर सकते हो, मिनट्स जो है मेंटेन कर सकते हो, वरना ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता टू सेक्शन 8 कंपनीज, चैरिटेबल कंपनीज। ठीक है, अच्छा, एक्सक्लूजन पे देखो यहाँ पे ये वाला पॉइंट। ठीक है,
एक्सक्लूजन का ये है कि पकड़ ले मीटिंग हो रहा है, मीटिंग में कोई पकड़ ले गाली दे दिया डायरेक्टर को, ठीक है, डायरेक्टर को कोई गाली दे दिया, उल्टा सीधा गाली दे दिया, 10 मिनट का गाली दे दिया, ठीक है, डायरेक्टर को, तो क्या वो गाली भी मिनट में रिकॉर्ड होगा? आंसर है नो। तो याद रखना, दो चीज, दो नहीं तीन चीज जो है वो मीटिंग में रिकॉर्ड नहीं होता है, मिनट्स में रिकॉर्ड नहीं होता है। पहला चीज, ठीक है, पहला चीज, और ये किसके पावर है, किसके पास पावर है ये एक्सक्लूड करने का? याद रखना, चेयरमैन के पास पावर है। जो मीटिंग का चेयरमैन बनेगा उसके पास पावर है कि कोई डिफेमेटरी चीज, गाली गलौच अगर हो रहा है मीटिंग में, उसको एक्सक्लूड कर दे, मीटिंग मिनट्स में लिखे ना। दूसरा है इररिलेवेंट, इमैटेरियल चीजें जो है मिनट्स में ना लिखे। तीसरा है जो कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में हो वो ना लिखे, ठीक है, डेट्रीमेंटल टू कंपनी का इंटरेस्ट, ठीक है, कंपनी का मतलब अगर वहां पे झगड़ा वगड़ा हो गया, ठीक है, तो ये क्या, ये अगर सब लोग जाने तो बहुत बुरा बात होगा ना, तो झगड़ा हुआ है, इतना ज़्यादा बुरा बवाल हो चुका है, तो ये डेट्रीमेंटल टू कंपनीज इंटरेस्ट जो है, अगर ऐसा है कोई लफड़ा उफड़ा हो गया वहाँ पे मीटिंग में, तो वो इंक्लूड नहीं होगा मिनट्स में। क्या ये समझ में आ रहा है? और अगर कोई पकड़ ले चेयरमैन को गाली दे दे, डिफेमेटरी कोई शब्द यूज़ कर लिया, तो वो भी इंक्लूड नहीं होगा। एंड जो इरेलेवेंट मैटर्स रहेंगे वो भी इंक्लूड नहीं होंगे, एक्सक्लूड हो जाएगा अगर चेयरमैन चाहे तो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आईएफएससी के लिए एक्सेप्शंस है। देखो दोस्तों, आईएफएससी के लिए एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस ये है कि मिनट्स ऑफ बोर्ड एंड कमिटी मीटिंग टू बी प्रिपेयर्ड एंड साइंड एट और बिफोर द नेक्स्ट मीटिंग। तो मीटिंग में हो सकता है या फिर नेक्स्ट मीटिंग में हो सकता है, ठीक है। बस ये इतना याद रखो, जितना मैंने करवाया ना तुमको मिनट्स, यही याद रखना है बस, और कुछ नहीं, ठीक। आगे बढ़ेंगे हम लोग दोस्तों। सेक्शन 121 रिपोर्ट ऑन एनुअल जनरल मीटिंग। ऑब्वियसली तुमको रिपोर्ट देना होता है कि एनुअल जनरल मीटिंग में क्या हुआ है। रिपोर्ट जाएगा एमजीटी 15 पे, यह है फॉर्म नंबर। एनुअल जनरल मीटिंग में क्या हुआ है इसका पूरा रिपोर्ट जाएगा एमजीटी 15 में, ठीक है। और ये जो है एमजीटी 15 में क्या लिखा होता है, नॉर्मली लिखा होता है कि कैसे मीटिंग तुम्हारा कन्वीन्ड हुआ, कैसे हेल्ड हुआ, कैसे कंडक्ट हुआ, ठीक है, क्या पूरा कंपनीज एक्ट फॉलो हुआ था कि नहीं, ये सब लिखा होता है एमजीटी 15 में। ये तुमको सबमिट करना होता है किसको? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। फाइल विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज विद इन 30 डेज ऑफ द कंक्लूजन ऑफ एजीएम। याद रखना, मस्ट बी फाइल विद प्रिस्क्राइब्ड फीस, फीस भी ऐड कर देना है। अगर नहीं कर पाए तो बहुत बड़ा पेनल्टी लगेगा। अगर सेक्शन 121 फॉलो नहीं कर पाए तो तुम्हारे ऊपर लगेगा यह है बेस पेनल्टी कंपनी के ऊपर, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर। कंपनी के ऊपर 1 लाख फिक्स्ड एंड मिनिमम 25,000 फॉर ऑफिसर इन डिफॉल्ट कंटिन्यूइंग, जब तक कि ना तुम फाइल कर दो तब तक 500 रुपीज ईच डे फॉर कंपनी एंड 500 रुपीज ईच डे फॉर द ऑफिसर इन डिफॉल्ट। मैक्सिमम कंपनी के ऊपर 5 लाख एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 1 लाख रुपए का फाइन लग सकता है। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, दो चीज हम लोगों ने नहीं किया है, ठीक है, मैं तुमको दिखा देता हूं दो चीज। एक है तुम्हारा ऑडिटर, ये वैसे भी तुम्हारा इस चैप्टर में मेंशन्ड नहीं है, सिर्फ एक हल्का सा लाइन मेंशन्ड है, इसलिए मैंने सेक्शन जो है यहाँ पे लिख रखा है, ऑडिटर टू अटेंड द जनरल मीटिंग, ठीक है। तो क्या ऑडिटर जनरल मीटिंग अटेंड करेगा? आंसर है यस, ऑडिटर जनरल मीटिंग अटेंड करेगा, मैंडेटरी है। कंडक्ट ऑफ ए बोर्ड मीटिंग, ये हम लोग बोर्ड मीटिंग के चैप्टर में देखेंगे, सेक्शन 173 बोर्ड मीटिंग के चैप्टर में देखेंगे कि बोर्ड मीटिंग कैसे कंडक्ट किया जाता है, ठीक है, ये वाला। तो ये दो जो है, ये दो जब चैप्टर करेंगे हम लोग, अलग अलग चैप्टर करेंगे, ये ऑडिटर के चैप्टर में आएगा, ठीक है, ये ऑडिट एंड ऑडिटर का चैप्टर है ना आपका, उसमें आएगा। और ये जो है तुम्हारा बोर्ड मीटिंग के चैप्टर में आएगी, ठीक है, समझ में आ चुका है। तो ये दो हम लोग जब वो चैप्टर आ जाएगा उसमें करेंगे। अब हम लोग सीधा इंस्टीट्यूट के मटेरियल में घुसने वाले हैं दोस्तों, बहुत अच्छे से देखना है। अब हम लोग ने आज क्या क्या कंप्लीट किया है, ये कंप्लीट कर लिया है। ऑर्डिनरी एंड स्पेशल हो चुका है, रेजोल्यूशन हो चुका है, स्पेशल नोटिस हो चुका है, फिर तुम्हारा एडजर्न मीटिंग का हो चुका है, फिर फाइलिंग विद रजिस्ट्रार का हो चुका है, मिनट्स हो चुका है, फिर एनुअल जनरल मीटिंग का जो फाइलिंग होता है एमजीटी 15 में वो भी हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग सीधा जाएंगे तुम्हारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल में। इंस्टीट्यूट के मटेरियल में देखो जो लेसन के आउटलाइन है, इसमें देखो हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर रखा है। सबसे पहले वो देखो, एनुअल जनरल मीटिंग कंप्लीट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंप्लीट, अदर जनरल मीटिंग का, अदर जनरल मीटिंग में होता है तुम्हारा
नॉर्मल कमिटी मीटिंग्स, ठीक है। कमिटी मीटिंग्स में वो जब कमिटी मीटिंग्स हम लोग करेंगे तब देखेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा प्रोविजन वो मैं करवा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसी चैप्टर में है, मैं दिखा दूंगा तुमको क्या लिखा है, ठीक है। चलो ये नहीं हुआ है। फिर टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन हो चुका है, ओ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन हो चुका है, नोटिस हो चुका है, कोरम, प्रॉक्सी, चेयरमैन, पोल सब हो चुका है, एजेंडा हो चुका है, प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग द मीटिंग, की मीटिंग को कैसे, ये एक सिंपल प्रोसीजर है, सिंपल है, ये हम लोग यहाँ से देख लेंगे प्रोसेस क्या होगा। फिर ई वोटिंग, पोस्टल बैलेट, शो ऑफ हैंड, पोल, ये हम लोग कर चुके हैं, सर्कुलेशन मेंबर रेजोल्यूशन हो चुका है, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड से रिलेटेड जो कुछ भी हम लोगों ने कर रखा है। जो नहीं कर रखा है वो है ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज बिफोर, ड्यूरिंग एंड ड्यूरिंग द जनरल मीटिंग, की कंपनी सेक्रेटरी का ड्यूटी क्या है बिफोर एंड ड्यूरिंग द जनरल मीटिंग, वो हम लोगों ने नहीं किया है। तो ये वैसे भी मैं तुमको होमवर्क ही देने वाला हूँ, ये वाला पोर्शन, ठीक है। एंड ये जो है ये मैं करवाने वाला हूँ वर्चुअल मीटिंग एंड ड्राफ्टिंग ऑफ नोटिस। ड्राफ्टिंग ऑफ नोटिस याद रखो दोस्तों, ये दो मैं वैसे भी तुमको करवाने वाला हूं, एक है वर्चुअल मीटिंग, दूसरा है ड्राफ्टिंग ऑफ नोटिस। वर्चुअल मीटिंग आज करेंगे, ड्राफ्टिंग ऑफ नोटिस का सेपरेट क्लास जाएगा एकदम सब कंप्लीट होने के बाद, कंपनी एक्ट जब कंप्लीट हो जाएगा फिर ड्राफ्टिंग ऑफ नोटिस, मिनट्स, इनका एक पर्टिकुलर तुम्हारा प्रॉपर जो है जाएगा, क्या बताओ, क्लास जाएगा, ठीक है। तो वो क्लास हम लोग सेपरेटली करेंगे, पूरा ड्राफ्टिंग सिखा दूंगा मैं तुमको वहां पे, ठीक। तो आज वैसे भी बहुत सारे टॉपिक्स है जो हम लोग जनरल मीटिंग से करने वाले, आराम से देखो, स्टार्टिंग से देखते हैं हम लोग, ठीक है। इंट्रोडक्शन है ये, फिर इधर आ जाओ, ये आ जाओ। सबसे पहले क्या है, एनुअल जनरल मीटिंग, क्या हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है? आंसर है यस सर, सेक्शन 96 हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है? हाँ जी सर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंप्लीट कर रखा है। क्लास मीटिंग तुमको यहाँ से मैं थोड़ा करवा दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। तो सेक्शन 96 जो है ये हो चुका है, अंडरस्टूड। क्या बताओ, सेक्शन 96 जो है वो हो चुका है। फिर इधर आ जाओ, एक्सटेंशन मिलता है क्या? एक्सटेंशन 3 महीने का एक्सटेंशन मिलता है, हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है दोस्तों। डे टाइम प्लेस सब हो चुका है एनुअल जनरल मीटिंग का। फिर बिजनेस क्या क्या ट्रांजैक्ट होते हैं, सेक्शन 102 हम लोगों ने देखा है। ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस, ठीक है। ऑर्डिनरी बिजनेस में क्या क्या आता है हम लोगों ने बताया है। द कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, फिर अपॉइंटमेंट एंड फिक्सिंग रेम्यूनरेशन फॉर ऑडिटर्स, ये 4 ऑर्डिनरी बिजनेस में आ जाते हैं। बाकी सारे जो है स्पेशल बिजनेस होता है, ये हम लोगों ने देख रखा है, ठीक। अच्छा, पेनल्टी भी हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है, सेक्शन 99 याद आ रहा होगा आपको सब कुछ। फिर कन्वीनिंग अ वैलिड जनरल मीटिंग, एक जनरल मीटिंग को वैलिड घोषित तब होता है। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम लोग कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है मैं तुमको समझाता हूँ। स्पेसिफिकली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन ये होता है दोस्तों कि एक मीटिंग को वैलिड होने के लिए क्या होना पड़ता है, मतलब क्या क्या कैसे हम लोग डिक्लेयर करेंगे कि एक मीटिंग वैलिड है कि नहीं। जनरली हम लोग 3 चीज देखेंगे, क्या वो प्रॉपरली कन्वीन्ड हुआ है कि नहीं, क्या वो प्रॉपरली कन्वीन्ड हुआ है कि नहीं, ठीक है। क्या वो प्रॉपरली कंस्टिट्यूट हुआ है कि नहीं, क्या वो प्रॉपरली कंडक्ट हुआ है कि नहीं। 3 चीज, तीनों चीज में क्या क्या है मैं तुमको समझा देता हूं। पहला आता है नोटिस, फिर आता है तुम्हारा कोरम, ठीक है, एंड सेक्शन 104 चेयरमैन, एंड लास्टली आता है तुम्हारा प्रॉपरली कंडक्ट हुआ है कि नहीं। ये बाय एक्ट एंड रूल्स है, ये रूल्स लिख दो यहाँ पे, ठीक है। ये रूल्स, या रूल्स के हिसाब से, ठीक है, रूल्स के हिसाब से, अंडरस्टूड। अब ये मैं तुमको समझाऊंगा, टेंशन ना लो। प्रॉपरली कन्वीन्ड का मतलब ये होता है, क्या मीटिंग के लिए प्रॉपरली तुमने नोटिस भेजा है कि नहीं, वो तुम देखोगे। क्या मीटिंग प्रॉपरली कन्वीन्ड हुआ है कि नहीं। द मीटिंग मस्ट बी कॉल्ड बाय प्रॉपर ऑथोरिटी एंड प्रॉपर नोटिस मस्ट बी सर्व्ड, ठीक। सेक्शन 101 नोटिस है, 102 है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, ठीक। फिर आता है प्रॉपरली कंस्टिट्यूटेड। कंस्टिट्यूटेड का मतलब होता है क्या वहां पे कोरम आया है कि नहीं, क्या चेयरमैन आया है कि नहीं, चेयरमैन इलेक्ट हुआ है, क्या कोरम आया है। अगर हाँ तो ये प्रॉपरली कंस्टिट्यूटेड हो चुका है। फिर प्रॉपरली कंडक्टेड, ये होता है बाय फॉलोइंग द रूल्स, क्या रूल्स लिखा है तुम्हारे एक्ट में उसके हिसाब से तुम, जैसे कि द बिजनेस मस्ट बी वैलिडली ट्रांजैक्टेड एट द मीटिंग, रेजोल्यूशन मस्ट बी प्रॉपरली मूव्ड एंड पास्ड, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड,
poll and by electronic means before or during the meeting. Proper minutes of the meeting must be prepared. तो ये क्या है, ये रूल्स है। क्या तुमने प्रॉपर रूल्स फॉलो करके मीटिंग को कंडक्ट किया है कि नहीं? वो क्या ये समझ में आ रहा है आपको? क्या आपने प्रॉपर रूल्स फॉलो है किया है कि नहीं? तो ये तीन चीज जो है आपको एग्जामिनेशन में लिखना है। ये तीनों अगर प्रॉपरली तुमने कर लिया है तो तुम्हारा मीटिंग कंसिडर किया जाएगा कि वो वैलिड जनरल मीटिंग कन्वीन हुआ है। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, ठीक है। चलो आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या है नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या हो चुका है कि नहीं, बता दो फटाफट। क्या सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो चुका है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या हो चुका है कि नहीं, बता दो फटाफट। हाँ सर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन 100 हम लोगों ने देख रखा है। कॉलिंग ऑफ ईजीएम, डायरेक्टर्स बुला सकता है। रिक्विजिशन ऑफ शेयर होल्डर बुला सकते हैं। रिक्विजिशन खुद बुला सकता है अगर डायरेक्टर्स ने नहीं कंडक्ट किया। अर्न ट्रिब्यूनल बुला सकता है। ठीक, समझ में आ रहा है? बोर्ड खुद बुला सकता है। बोर्ड बुला सकता है अगर रिक्वेशनिस्ट ने बोर्ड को रिक्वेस्ट किया है तो। एंड रिक्वेशनिस्ट जो है वो खुद से भी मीटिंग कर सकते हैं अगर बोर्ड ना बुलाए तो, है ना। मस्ट बी कॉल विद इन 21 डेज, मस्ट बी कॉल विद इन 21 डेज, मस्ट बी कंडक्टेड विद इन 45 डेज। याद आ रहा है कुछ? तो वो हम लोगों ने कर रखा है। ठीक है, चलो हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, ये सब हो चुका है। ट्रिब्यूनल वगैरह हम लोगों ने देख रखा है। ये सेक्शन 98 वगैरह हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। चलो आगे देखेंगे हम लोग। क्लास मीटिंग, ये है जो मैंने मिस कर दिया था, तो ये मैं तुमको बता देता हूँ। क्लास मीटिंग क्या होता है, सिंपल भाषा में समझो क्लास मीटिंग क्या होता है। ठीक है, एंड उसके बाद आता है मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स वगैरह। क्लास मीटिंग क्या होता है कि जैसे कि देखो, एक क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स है ना, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ये एक पर्टिकुलर क्लास के शेयर होल्डर है ना। तो इस प्रकार से डिबेंचर होल्डर्स है, डिबेंचर होल्डर है। तो अगर सिर्फ डिबेंचर होल्डर को बुला के डिबेंचर होल्डर्स के साथ एक मीटिंग हो रहा है तो इसको कहा जाता है क्लास मीटिंग। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बुला के अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बारे में बात हो रहा है तो उसको कहा जाता है क्लास मीटिंग। जनरल मीटिंग मतलब सब लोग है। क्लास मीटिंग मतलब पर्टिकुलर कैटेगरी क्लासेस ऑफ जो है पार्टिसिपेंट्स के साथ हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। सिंपल चीज, क्या है समझ में आ रहा है? जिसके पास पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर्स है। ठीक, ठीक है। अब एक सिर्फ मैं तुमको बता देता हूं, जितना मैंने बताया है उतना ही याद रखो। एक चीज तुमको सिर्फ याद रखना है, देखो पकड़ लो प्रीफरेंस शेयर्स। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स का एक मीटिंग हो रहा है, क्लास मीटिंग। क्या हो रहा है? क्लास मीटिंग, क्लास मीटिंग। ठीक, पकड़ लो प्रेफरेंस शेयर्स के क्लास मीटिंग में कुछ ऐसा रेजोल्यूशन पास हो रहा है, कुछ ऐसा आइटम, कुछ ऐसा बिजनेस के बारे में बात हो रहा है जिससे इक्विटी शेयर होल्डर्स का राइट को हिंडर हो, राइट जो है वो इफेक्ट हो। ठीक है, तो इसलिए अगर ऐसा है तो इस मीटिंग में इक्विटी शेयर होल्डर को भी बुलाना मैंडेटरी हो जाएगा। उसी प्रकार अगर इक्विटी शेयर होल्डर का कोई मीटिंग हो रहा है, उस मीटिंग में कुछ ऐसे आइटम, कुछ ऐसे बिजनेस, कुछ ऐसे रेजोल्यूशन पास हो रहे हैं जिससे प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को कोई दिक्कत हो सकता है या फिर उनके राइट्स को बदला जा सकता है, इस वाले मीटिंग में हो रहा है वो, तो इस मीटिंग में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, चलो इतना तुमको याद रखना है। ठीक, उसी प्रकार से देखो डिबेंचर होल्डर्स का अलग मीटिंग हो सकता है, क्रेडिटर्स का अलग मीटिंग हो सकता है। ये लोग अलग अलग मीटिंग हो सकते हैं, उन्हीं को एक प्रकार का क्लास मीटिंग कहा जाता है। एडजॉइंट मीटिंग जो है ये कंप्लीट हो चुका है, हम लोगों ने देख रखा है। प्रोसीजर भी देख रखा है। नोटिस देना होता है 3 दिन का। ठीक है, 3 दिन का नोटिस देना होता है। क्या है समझ में आ रहा है दोस्तों? ओके, ये देखो 3 डेज नोटिस, 3 डेज, 3 डेज नोटिस देना होता है। ठीक है, बस हो चुका है। रेजोल्यूशन में हम लोगों ने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन देख रखे हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन देख रखा है, स्पेशल नोटिस भी हम लोगों ने देख रखा है। आज हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है स्पेशल नोटिस, है ना।
स्पेशल नोटिस यहाँ पे देख लेते कुछ है कि नहीं कराने लायक। ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन हो चुका है, ठीक है। रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, ये सेक्शन 115, ठीक है। वैसे तो मैंने तुमको बोल रखा है, ये देखो ये मैटर, सिर्फ मैटर ही याद रखो काफ़ी है। 4 मैटर तुमको बताया था, इन्होंने 2 लाइन में कंप्लीट कर दिया है। पहला, द मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच स्पेशल नोटिस आर रिक्वायर्ड। ऑडिटर, a resolution for appointment of a person as auditor at the annual general meeting other than the retiring auditor। और ठीक है, यहाँ पे एक हो गया पॉइंट, मैंने 4 पॉइंट बताया था, यहाँ पे एक पॉइंट कंप्लीट, और के साथ यहाँ पे दूसरा पॉइंट आ रहा है, ठीक है। प्रोवाइडिंग एक्सप्रेसली दैट कि जो ऑडिटर एक्सपायर नहीं, क्या रिटायर हो रहा है, उसको रीअपॉइंट ना किया जाए, शेल नॉट बी रीअपॉइंटेड, शेल नॉट बी रीअपॉइंटेड, ठीक। फिर यहाँ पे आ जाओ, फिर सेम डायरेक्टर जैसा है, रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग अ डायरेक्टर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ हिज ऑफिस, हो गया एक, हो गया यहाँ पे, ये हो गया 1, और 2 हो गया कि अपॉइंटिंग समवन इन द प्लेस ऑफ द डायरेक्टर, सो मूव टू। तो 4 पॉइंट्स हो गए यहाँ पे, ठीक है, यही तुमको याद रखना था। नोटिस साइन होके जाएगा, नोटिस जाएगा कंपनी को। जैसे ही कंपनी नोटिस मिलेगा तो कंपनी क्या करेगा, देखो, द कंपनी शैल इमीडिएटली आफ्टर रिसीप्ट ऑफ द नोटिस गिव इट्स मेंबर्स नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन एटलीस्ट 7 days बिफोर द मीटिंग। अब समझो एक चीज, यहाँ पे कुछ मेंबर जो है वो 1% वाले मेंबर जो है उन्होंने क्या किया, नोटिस भेजा, किसको नोटिस भेजा, स्पेशल नोटिस भेजा, किसको भेजा, कंपनी को भेजा है। अब कंपनी किस लिए भेजा, क्योंकि उनको किसी रेजोल्यूशन के ऊपर बात करना है। अब ये रेजोल्यूशन कौन सा रेजोल्यूशन हो सकता है, ये डायरेक्टर को रिमूव करने का या फिर ऑडिटर को ना रिअपॉइंटमेंट करने के लिए, इन सब के ऊपर। तो ये जो चीज़ है ये बाकी मेंबर्स को भी तो बताना होगा ना, तो इसलिए कंपनी 7 दिन के अंदर अंदर, मीटिंग के 7 दिन के पहले पहले वो क्या करेंगे, सारे मेंबर्स को ये पूरा बात बता देंगे कि ये वाले टॉपिक के ऊपर भी बात होने वाला है, ठीक है। द कंपनी शैल इमीडिएटली आफ्टर रिसीव नोटिस गिव इट्स मेंबर, बाकी जो मेंबर्स है, नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन एट लीस्ट 7 days बिफोर द मीटिंग, एक्सक्लूसिव ऑफ द डे ऑफ द डिस्पैच ऑफ नोटिस एंड डे ऑफ द मीटिंग। मतलब मीटिंग डे एंड जिस दिन नोटिस भेजा उस दिन को छोड़ के बीच में 7 क्लियर डेज होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 क्लियर डेज होना चाहिए, ठीक है। ये नोटिस पीरियड रहेगा। ये कौन सा नोटिस पीरियड रहेगा, वो नोटिस पीरियड रहेगा जो ये वाले मेंबर्स ने इनको भेजा है, और अब जो नोटिस कंपनी बाकी मेंबर्स को भेजेगा उसके बीच में 7 दिन का एक क्लियर डेज होना चाहिए, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है, फिर नहीं समझ में आ रहा है बता दो, नहीं समझ में आ रहा है फिर से बताओ सर। देखो भाई ये है छोटे वाले, छोटे नहीं सॉरी 1% वाले मेंबर, 1% वाले पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब बड़े मेंबर्स है भाई, 1% तो है ना इनके पास। इन्होंने स्पेशल नोटिस इन्वोक कर दिया, क्यों, क्योंकि इनको डायरेक्टर को निकालना है, ठीक है। अब ये बात उन्होंने नोटिस में, स्पेशल नोटिस में कंपनी को बोला है। अब कंपनी ये बात जो है बाकी मेंबर्स को बोलेगा ही नहीं कंपनी में, कि हम लोग को जो नॉर्मल मेंबर्स है उनको बोलेगा कि नहीं कि इस प्रकार से इसके बारे में बात होने, वार्तालाप होने वाला है, जो कंपनी में बाकी मेंबर्स इनको बोलेगा कि नहीं, तो बोलेगा ना। तो कैसे बोलेगा, नोटिस भेजेगा कंपनी, कंपनी नोटिस भेजेगा बाकी मेंबर्स को। अब ये जो नोटिस है 7 दिन का क्लियर डे होना चाहिए। इसका मतलब ये कि मीटिंग डे से 7 दिन पहले तुमको नोटिस भेजना है। मीटिंग डे और जिस दिन नोटिस डे है उसके बीच में 7 दिन का गैप होना चाहिए। मतलब जिस दिन नोटिस भेजा जा रहा है और जिस दिन मीटिंग होगा इसके बीच में 7 दिन का गैप होना चाहिए। क्या ये समझ में आ रहा है? बहुत बवाल सर, सर मज़ा ही आ रहा है सर, सच्ची में बता रहे। कंपनी लॉ नहीं लग रहा है, क्यूट लॉ लग रहा है सर। प्रोसेस ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन घर में बैठ के रिवीजन करना बहुत ईजी चीज़ है ठीक है। रेजोल्यूशन कैसे पास होता है, वोट करके। चलो आगे बढ़ो। क्या रजिस्ट्रार को रेजोल्यूशन फाइल करना होता है? हाँ, MGT 14 में, इतना ही याद रखना है। फॉर्म नंबर याद रखना है, MGT 14, रेजोल्यूशंस एंड अग्रीमेंट टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। जैसे कंप्लीट हो जाए फिर तुमको फाइल करना है, ठीक है। ओके, रेजोल्यूशंस एंड एग्रीमेंट टू बी फाइल विद द रजिस्ट्रार। क्या क्या होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन, ये वाले टॉपिक्स, ठीक है। इसको एक बार रीड करना है बस, कि ये वाले टॉपिक जो है आपको फाइल करना होता है। देखो फोकस कहाँ पे करना है वो मैं तुमको बता रहा हूँ, फोकस यहाँ पे करना है। फॉर्म नंबर क्या है और किस चीज़ के लिए चाहिए होता है ये फॉर्म नंबर, फोकस पॉइंट याद रखना। मैं जो पढ़ा रहा हूँ एग्जामिनेशन सेंट्रिक तुमको बता रहा हूँ, मतलब जनरली जो फर्स्ट टाइम लर्नर है उनके लिए तो पूरा पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद जो एग्जाम सीरियसली पास करना चाहते हैं उनको भी बता रहा हूँ कि कहाँ पे तुमको फोकस करना है। ठीक भाई, याद रखो चीज़ों को, वो याद रखो, ठीक है।
नोटिस हो चुका है, नोटिस ऑफ मीटिंग हो चुका है। उसके बाद देखो शॉर्टर नोटिस, शायद ये नहीं हुआ है। शॉर्टर नोटिस मैं तुमको बता देता हूँ। सिंपल चीज़ है, देख शॉर्टर नोटिस नहीं हुआ है ना, नहीं हुआ है। चल शॉर्टर नोटिस, एक होता है नोटिस, एक होता है क्या दोस्तों, एक पेज ले लूं क्या, कहीं पे पेज मिल जाए तो मजा आ जाए। ये आ गया। एक होता है तुम्हारा नोटिस, एक होता है तुम्हारा नोटिस, ठीक है। इसमें सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2 भी मेंशन किया गया है। चलो ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं बता दूंगा तुमको क्या है नहीं है। जितना मैं बताऊंगा उतना याद रखो, कंठस्थ हो जाना चाहिए। नोटिस में 21 डेज का क्लियर डे, 21 डेज का नोटिस पीरियड होता है। मतलब मीटिंग होने से पहले 21 डेज पहले तुमको नोटिस भेजना होता है, ठीक। अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेज रहे हो तो 21 डेज, अगर तुम वाया पोस्ट भेज रहे हो तो और 2 दिन जोड़ लो। इसका मतलब सिंपल मीनिंग ये होता है कि जिस दिन तुम नोटिस भेजोगे और जिस दिन मीटिंग होगा उसके बीच में 21 डेज का हॉलीडे होना चाहिए, 21 डेज का टाइम पीरियड होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो नोटिस एंड मीटिंग के बीच में 21 डेज का गैप होना चाहिए, ठीक। ये अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेज रहे हो। अगर तुम वाया पोस्ट भेज रहे हो नोटिस, तो तुमको 2 दिन और जोड़ लेना है। तो मीटिंग एंड नोटिस के बीच में 21 + 2 डेज का गैप होना चाहिए, ठीक। अब एक चीज समझो, मतलब टोटल 23 डेज का गैप होना चाहिए, ठीक। ये क्यों है, ये वाला क्यों है, ये 2 क्यों ऐड किया? वाया पोस्ट अगर हम लोग भेज रहे हैं तो ये 2 डेज क्यों ऐड हो रहा है? क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जाओगे, पोस्ट ऑफिस फिर जाएगा, तो वो उसके लिए ना 2 दिन का एक्स्ट्रा वो डेट लेते हैं, ठीक है। तो 2 दिन एक्स्ट्रा बीच में, ठीक है। क्योंकि पोस्ट ऑफिस में तुम भेजोगे, पोस्ट कब जाएगा उसके घर में? ईमेल तो अभी सेंड किए, 1 सेकंड में चला गया उसके घर तक पहुंच गया नोटिस। लेकिन तुम अगर पोस्ट ऑफिस में जाके आज पोस्ट करोगे तो 2 दिन बाद जाएगा उसके घर में। समझ में आ रहा है ना? कम से कम 2 दिन तो लगेगा। तो हम लोग इसलिए 2 दिन एक्स्ट्रा लेते हैं यहाँ पे। क्या ये समझ में आ रहा है? ये लॉजिक समझ में आ रहा है? लॉजिक से पढ़ो, कभी भी भूलोगे नहीं चीजों को। पकड़ ले कोई एक इमरजेंसी आ गया, तुमको एजीएम या फिर ईजीएम बुलाना है शॉर्टर नोटिस पे। मतलब तुम ये 21 डेज का गैप नहीं दे सकते, 21 डेज का गैप नहीं, तुमको जल्दी बुलाना है। तुमको तुमको जो है ना, तुमको एक हफ्ते में बुलाना है नोटिस, 7 डेज के अंदर अंदर तुमको मीटिंग बुलाना है। एजीएम हो जाए या फिर ईजीएम हो जाए, ठीक है। तो रूल्स क्या है? रूल्स क्या है? इसी को कहा जाता है शॉर्टर नोटिस। शॉर्टर नोटिस ये 21 डेज का या तो 21 + 2 डेज का, इतना गैप नहीं दे सकते हम लोग। हमको मीटिंग जल्द से जल्द बुलाना है, हमको एक हफ्ते में मीटिंग करना है, तो मेरे को शॉर्टर नोटिस में। तो इसके लिए तुमको दोनों के लिए तुमको परमिशन लेना होगा। किससे परमिशन लेना होगा? मेंबर्स से। मेंबर्स से परमिशन लेना होगा, ठीक। जब मेंबर्स से तुमको परमिशन लेना होगा, तब अगर एजीएम है, ये हमने करवा रखा है ना, लेकिन फिर भी देख लो फिर से, मेरे को ऐसा याद आ रहा है कि मैंने करवाया है। अच्छा, एजीएम जो है वो 95% जो टोटल मेंबर होगा कंपनी में, जितना टोटल मेंबर होगा 95%, उतना मेंबर का तुमको क्या चाहिए बताओ? ऑथोरिटी चाहिए, ठीक है। यस चाहिए, यस कंसेंट चाहिए। क्या? कंसेंट। टोटल मेंबर जितना होगा उतना, टोटल मेंबर जितना होगा उतना। और जो ईजीएम होगा, ईजीएम के लिए कितना चाहिए? उनके लिए भी 95% यस चाहिए होगा, 95% यस चाहिए होगा। लेकिन 95% मेंबर्स का नहीं, 95% जो पेड अप शेयर कैपिटल या तो वोटिंग पावर रख रहे हैं, ठीक है, और मेजॉरिटी में है। जो मेजॉरिटी में, मेजॉरिटी प्लस 95%, वो मेजॉरिटी जिसके पास 95% का कंपनी के पास पेड अप शेयर कैपिटल हो या फिर वोटिंग पावर हो, वो। ये मैंने करवाया है, मुझे याद आ गया, याद आ गया माँ, मुझे याद आ गया माँ, मैंने ये करवाया है माँ। नोटिस ऑफ मीटिंग, शॉर्टर नोटिस करवाया है माँ, मेरे को याद आ गया। शॉर्टर नोटिस रिवीजन हो रहा है दोस्तों, टेंशन क्यों ले रहे हो? चलो आगे बढ़ो। कंसेंट ऑफ नोटिस हो चुका है, प्लेस ऑफ मीटिंग हो चुका है भैया, 96 डे हो चुका है, टाइम हो चुका है।
टाइम हो चुका है दोस्तों 9 से 6 टाइम हो चुका है। एजेंडा के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग, प्रॉक्सी के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग, नोटिस ऑफ मीटिंग के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग। नोटिस ऑफ मीटिंग, नोटिस ऑफ मीटिंग, नोटिस ऑफ मीटिंग। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये होता है फिर आपका सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड ऑन इशुएंस ऑफ नोटिस। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नोटिस शैल बी सेंड टू मेंबर्स बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट और कुरियर और ईमेल। ये तो पता है भाई, फिर बताओ। इन द फॉलोइंग केसेस, इफ द कंपनी प्रोवाइड्स फैसिलिटी ऑफ ई वोटिंग, इफ द आइटम ऑफ बिजनेस इज बीइंग ट्रांजैक्टेड थ्रू पोस्टल बैलेट। अच्छा, इफ ए मेंबर रिक्वेस्ट फॉर डिलीवरी ऑफ नोटिस थ्रू ए पर्टिकुलर मोड अदर। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये तुम याद रखो। सुन, मेंबर ने कहा कि कंपनी तुम तो वाया ईमेल भेजते हो ना, लेकिन मैंने अपना ईमेल चेंज किया है, इसको मेरे को कंपनी को रजिस्टर करने में टाइम लगेगा। तो एक काम करो, जब भी मीटिंग होगा ना, जब तक कि ना मेरा नया ईमेल रजिस्टर हो जाए, तब तक तुम मेरे को वाया पोस्ट भेजना, ठीक है। कंपनी नॉर्मली ईमेल ही भेजता है, लेकिन कंपनी को इस मेंबर ने कहा कि पोस्ट भेजना है। तो क्या कंपनी इसको फॉलो कर सकती, कंपनी डायरेक्शन ले सकता है मेंबर से? आंसर है यस, प्रोवाइडेड दैट इसका खर्चा पानी कंपनी को उसको देना होगा। जो पोस्ट भेजने के लिए, जो तुमको वाया पोस्ट भेजने के लिए खर्चा लगेगा, कॉस्ट लगेगा, वो कॉस्ट जो है ये मेंबर दे देगा कंपनी को, और कंपनी फिर दे देगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखो, इफ ए मेंबर रिक्वेस्ट फॉर डिलीवरी ऑफ नोटिस थ्रू अ पर्टिकुलर मोड, जैसे यहाँ पे बोला है उसने वाया पोस्ट, अदर देन वन ऑफ दोस लिस्टेड अबव, he shall pay such fees as may be determined by the company in the annual general meeting and the notice shall be sent to him by such mode। उसी मोड पे वो जा सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक। चलो आगे देखेंगे, किस किस को नोटिस मिलना चाहिए भैया। सारे इंपॉर्टेंट लोगों को नोटिस भेजो, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, इसको रीड कर लेना, ठीक है। नोटिस शैल बी गिवन टू सबको, every member of the company, nominee, legal representative, assignee, auditor, director, डिबेंचर होल्डर, लिक्विडेटर। अगर तुम्हारा कंपनी में लिक्विडेशन हो रहा है तो लिक्विडेटर तो होगा ही ना, ठीक है, तो उसको भी भेजो। टू अदर स्पेसिफाइड पर्सन, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंजेस को भेजना होता है अगर लिस्टेड है तो। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस परसुएंट टू कन्वीनियंट ऑफ अग्रीमेंट इधर विद देम फॉर अवेलिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस किसी से तुमने ले रखा है तो मीटिंग के लिए नोटिस भेज दोगे उसको। फॉरेन कोलैबोरेशन, ठीक है। एनएसडीएल एंड सीडीएसएल में तुम्हारे शेयर्स है, इन केस शेयर्स ऑफ द कंपनी आर हेल्ड इन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म एंड इन केस कंपनी हैड इशूड जीडीआर एडीआर देन सच डिपॉजिटरीज को भी नोटिस भेजना है। ये क्या होता है ना, ये सभी में देखने को मिलेगा, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं तुमको फिर से बता देता हूँ कि सभी तो तुमको करना ही है। बात ये है कि देखो, अगर तुम लिस्टेड कंपनी हो ना, तो तुमको ये कंसेप्ट तो तुमको मैं यहाँ से करा नहीं सकता। क्यों नहीं करा सकता? क्योंकि बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट है ये। डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म तुमको क्या समझ में आएगा यहाँ से? सिंपल बात, तुमको अभी रट्टा लगाना है, क्योंकि ये तुमको सभी में पढ़ने को मिलेगा। सभी में मैं पढ़ाता हूँ सीएमएसएल में। डिपॉजिटरीज को तुमको भेजना है, सिंपल बात है, ठीक है। लिस्टेड अगर हो तो एजीआर, जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, ठीक है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, एफसीसीबी, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ये सारे, ठीक। ज़्यादा दिमाग नहीं यूज़ करना है यहाँ पे, नॉर्मली इसी के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, ठीक। चलो आगे देखो, होल्डर्स ऑफ स्टॉक ऑप्शन ऑफ द कंपनी, एनी अदर रिसिपिएंट टू हुम विच कंपनी अग्रीड टू गिव नोटिस। कंपनी अगर किसी को बोला कि हाँ भाई तेरे को नोटिस भेजूंगा मैं, तो उसको। चलो फिर सीधा इधर आ जाओ, स्टेटमेंट टू बी एनेक्स टू द नोटिस हो चुका है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट हो चुका है दोस्तों। पेनल्टी वगैरह जो है हम लोगों ने कर रखा है, एक बार यहाँ से भी देख लेना अगर देखना है तो, अगर तुमने एक्सप्लेनेटरी। चलो कोरम भी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। कोरम हम लोगों ने देख रखा है, 1000 मेंबर, 1000 से 5000 एंड 5000 मेंबर से ज़्यादा, तो 5, 15 एंड 30 का हम लोगों ने देख रखा है। प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर होना चाहिए, कोरम देख रखा है, ठीक है। अच्छा, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड में एक चीज़ ये कहता है कि मीटिंग, देखो अब तुमको एक सिनेरियो देता हूँ मैं। मीटिंग हुआ, मीटिंग में कोरम चाहिए होगा, मीटिंग स्टार्ट करने के लिए कोरम चाहिए होगा। चलो मीटिंग में कोरम आ गया, कितना जन चाहिए? 15 जन। चलो 15 के 15 जन आ गया। मीटिंग के बीच में कोई एक जन उठ के चला गया तो कितना हो गया? 14 जन। क्या कोरम है? आंसर नहीं, कोरम तो अभी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे जो रेजोल्यूशन पास होंगे, क्या वो पास माने जाएंगे? आंसर है नहीं। देखो, प्रोवाइडेड कोरम शैल बी प्रेजेंट नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग बट ऑल्सो वाइल ट्रांजैक्टिंग बिजनेसेस। बिजनेस ट्रांजैक्शन के दौरान भी तुमको
15 के 15 जो कोरम रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल करना है। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब ये जो एजेंडा है, बिजनेस है, आइटम है, ये जो तुम पास करोगे, यस करोगे, वोट करोगे, तो उसमें तुमको क्या करना होता है बताओ फटाफट? उसमें तुमको कोरम रहना होता है, ठीक है। ये कंपनीज एक्ट में नहीं बताया, इसे सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड में बताया है, ठीक है। चलो आगे देखो, उतना ही याद करो जितना मैंने बताया है। वन मैन मीटिंग कब कब अलाउड है? वन मैन मीटिंग कब कब अलाउड है? देखो, वन मैन मीटिंग का मतलब एक जन मीटिंग में है तब अलाउड होगा। कब अलाउड है? पहला, अगर पकड़ लो, वेयर अ पर्सन होल्ड्स ऑल द शेयर्स ऑफ अ क्लास। पकड़ लो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर एक ही जन बैठा है, एक ही जन है जिसके पास सारे प्रेफरेंस शेयर्स है। तो उस मीटिंग में प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अगर क्लास मीटिंग हो रहा है तो वहां पे तो सिर्फ यही इंसान जाएगा ना, तो वन मैन मीटिंग हो गया, ठीक। द पर्सन में कंस्टिट्यूट अ क्लास मीटिंग, ठीक। दूसरा है, जब ट्रिब्यूनल ने उंगली किया है, एनुअल जनरल मीटिंग तुमने नहीं कंडक्ट किया है, मेंबर ने कंप्लेन कर दिया, ट्रिब्यूनल जो है बोल सकता है एक मेंबर जाके मीटिंग कर ले, जा कर ले, एक मेंबर जाके मीटिंग कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। उसी प्रकार ये हम लोगों ने देखा है ना, याद तो है, सेक्शन 98 में हम लोगों ने देखा है ईजीएम का। कहाँ गया? Articles, where call a meeting in the manner prescribed by Act. Articles, the tribunal may order a meeting to be held any directed by the members in person by proxy shall be deemed to constitute a meeting, ठीक। यह है नॉर्मल मीटिंग, मतलब ईजीएम वगैरह, तो वहां पर भी एक इंसान जाके मीटिंग कंडक्ट कर सकता है अगर ट्रिब्यूनल ने, उसका माथा गर्म हो गया, तुमने मीटिंग नहीं बुलाया, और ट्रिब्यूनल ये करवा सकता है। तो ट्रिब्यूनल के पास पावर है, एजीएम एंड ईजीएम दोनों में एक एक इंसान से वो मीटिंग करवा दे सकता है। दूसरा है तुम्हारा, अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके पास सारे ही शेयर्स है एक पर्टिकुलर क्लास का, तो वो क्लास मीटिंग कर सकता है, अकेले बैठ के अपने आप से बात कर सकता है। देखो फिर, कोरम ना है तो क्या होता है? एडजर्न होता है भाई, ये तो हम लोगों ने सीख रखा है दोस्तों। चेयरमैन के बारे में हम लोगों ने देख रखा है, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड में जो मैंने तुमको चेयरमैन का अलग से बताया था, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड में वही यहाँ पे लिखा है, बहुत बड़ी बड़ी पैराग्राफ में लिखा है, दिमाग का भजिया करने के लिए। लेकिन तुमको टेंशन नहीं लेना है, जितना मैंने करवाया उतना करके जाओ भाई, मजा आ जाएगा तुमको, ठीक। क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड सेक्रेटरियल ऑडिटर होना चाहिए मीटिंग में? आंसर है यस, मैंडेटरी है, मीटिंग में उनका प्रेजेंस होना चाहिए। प्रॉक्सी हम लोगों ने देखा है सेक्शन 105 में, ठीक, ये पूरा देख रखा है प्रॉक्सी। फिर आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग द मीटिंग, मीटिंग कैसे कंडक्ट होगा, मीटिंग कैसे कंडक्ट होता है, सिंपल वे में समझाऊंगा, ताउम्र तुम भूल नहीं सकते इस चीज को, टिल यू डाई यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। शॉर्टकट में समझाऊंगा, बाकी भीतर में तुमको रीड कर लेना घर में बैठ के, ठीक है। देखो बात यह है कि कोई भी जनरल मीटिंग होने से पहले तो बोर्ड मीटिंग होगा ना, पहले बोर्ड मीटिंग होगा, बोर्ड लोग डिस्कस करेंगे। अब बोर्ड में क्या डिस्कस होगा कि जनरल मीटिंग करे कि ना करे, ठीक। उसके बाद द बोर्ड मीटिंग विल बी कंडक्टेड, ठीक है। अब देखो, जो ऑडिट कमिटीज वगैरह होते हैं ना, अब देखो इसमें ना जो फर्स्ट टाइम लर्नर है उनको तो थोड़ा बहुत ऑफ द ट्रैक लग रहा होगा कि यार सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये चैप्टर्स हम लोग करेंगे, टेंशन ना लो, ठीक। सिंपल समझो, ऑडिट का कोई कमेटी होता है, ठीक है, तो उन्होंने ऑडिट कमेटी बनाता है ऑडिट का रिपोर्ट, तो रिपोर्ट में क्या है नहीं है वो सब बोर्ड मीटिंग में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अकाउंट्स को साइनिंग करने का ऑथराइजेशन मिलता है, ऑडिटर का रिपोर्ट मिलता है, ठीक। उसके बाद टू अप्रूव द ड्राफ्ट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, बोर्ड का रिपोर्ट जो है, बोर्ड रिपोर्ट अलग से बोर्ड रिपोर्ट बनता है, उसका अप्रूवल होता है बोर्ड मीटिंग में। क्या डिविडेंड देना है नहीं देना है ये भी बोर्ड लोग डिसाइड करते हैं। फिर फिक्स करते हैं, फिर जो मेन पार्ट है वो है फिक्स करते हैं कि भैया जनरल मीटिंग करना चाहिए, एनुअल जनरल मीटिंग या तो, ठीक है। और एंड उसके बाद अप्रूव करता है कि नोटिस ड्राफ्ट कर दो जनरल मीटिंग के लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के साथ। टू फिक्स पीरियड ऑफ बुक क्लोजर, बुक क्लोजर का मतलब ये होता है, बुक क्लोजर हम लोग देखेंगे आगे जाके, कि मीटिंग होने वाला है 5 तारीख को, अगर 4 तारीख को कोई किसी ने अगर कंपनी का शेयर खरीद लिया तो क्या वो भी मीटिंग में बैठ सकता है? आंसर है नहीं। क्यों नहीं बैठ सकता सर, इसने तो शेयर खरीदे, ये तो शेयर होल्डर है। बात यह है कि मीटिंग अगर 5 तारीख को है ना, तो कंपनी कम से कम
1 महीना पहले बंद कर देगा बुक्स ऑफ, समझ में आ रहा है, उनका जो रजिस्टर है वो बंद कर देगा, बोलेगा अभी हम लोग किसी का नाम नहीं लिखने वाले एज अ मेंबर। उनको शेयर होल्डर का, हाँ वो शेयर खरीद के बैठ सकते हैं, लेकिन मीटिंग के पर्पस के लिए हम उनको नहीं बुलाएंगे, क्योंकि शेयर होल्डर को नोटिस देना होता। एक दिन पहले किसी ने ज्वाइन किया, उसको नोटिस कैसे भेजेगा? 21 डेज क्या फुलफिल होगा नोटिस का? बताओ, नोटिस का 21 डेज फुलफिल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो 1 महीना पहले ही वो लोग बुक्स जो है बंद कर देते, तो उसी को कहा जाता है बुक का क्लोजर करना। तो ये टाइम कौन फिक्स करेगा? बोर्ड फिक्स करेगा। बोर्ड अपने मीटिंग में फिक्स करेगा कि भैया अब अपने को टाइम फिक्स करना है, अभी अपने को जो है बुक्स क्लोज करना है। जो भी मेंबर्स जिनको भी ज्वाइन करना है, जिनको भी शेयर्स खरीदना है, वो अभी तक एक पर्टिकुलर डेट तक अगर कर ले तो ठीक है, उनको हम लोग नोटिस भेजेंगे, उसके बाद हम लोग मीटिंग के लिए प्रिपरेशन करेंगे। ठीक, चलो ठीक है। टू ऑथराइज कंपनी सेक्रेटरी और एनी अदर ऑफिसर टू इशू द नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग का नोटिस कौन भेजता है? कंपनी सेक्रेटरी या फिर कोई अदर ऑफिसर। अगर गरीब कंपनी है जिसमें कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, छोटा कंपनी है, तो उसमें तो कोई दूसरा ऑफिसर ही करेगा, और अगर बड़ा कंपनी है तो कंपनी सेक्रेटरी करेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? फिर देखो, फिर जो कंपनीज है जो ई वोटिंग का फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ई वोटिंग में हम लोगों ने क्या सीखा? ई वोटिंग में आपको स्क्रूटिनाइजर के बारे में बताना होता है, अपॉइंट एन एजेंसी। ठीक है, तो स्क्रूटिनाइजर को कौन कौन से स्क्रूटिनाइजर को अपॉइंट करोगे, एजेंसी कौन सा अपॉइंट करोगे जो कि तुम्हारा रिमोट ई वोटिंग तुम्हारा कराएगा, कंडक्ट कराएगा। ठीक है, ये उसके बाद कट ऑफ डेट क्या रहेगा? फिर टू ऑथराइज द चेयरमैन और इन हिज एब्सेंस एनी डायरेक्टर टू रिसीव द स्क्रूटिनाइजर्स रजिस्टर। तो ये भी तुम बोर्ड मीटिंग में डिस्कस कर ले, तो बाई चांस अगर चेयरमैन प्रेजेंट नहीं है, तो उस टाइम पे तुम कौन से डायरेक्टर जो है वो आपका यहाँ पे आके आपका स्क्रूटिनाइजर से रिपोर्ट ले सकता है, वो भी आप सब लोग बोर्ड मीटिंग में ही डिस्कस करोगे, सब कुछ है ना। समझ में आ रहा है? उसके बाद जाएगा, ये कंप्लीट हो चुका है पूरा बोर्ड मीटिंग में क्या क्या होने वाला है। फिर नोटिस जाएगा जनरल मीटिंग का। नोटिस में क्या क्या होगा वो हम लोगों ने देख रखा है। ठीक है, फिर नोटिस शिल हैव डेट, वेन्यू, टाइम, एजेंडा, अटेंडेंस, प्रॉक्सी फॉर्म, डायरेक्टर रिपोर्ट प्लस ऑल एनेक्शर्स एनेक्स होके जाएगा। इशू द नोटिस टू द शेयर होल्डर्स एटलीस्ट 21 डेज, ये तो अपने को पता है। एंड आपको बताना होगा कि, और अगर वाया पोस्ट जा रहा है तो 48 आवर्स एक्स्ट्रा तुमको, 48 आवर्स मतलब +2 जो मैंने तुमको बताया था 21 + 2, तो 48 आवर्स जो है यहाँ पे +2 ऐड हो जाएगा अगर वाया पोस्ट जा रहा है तो। ठीक है, सेक्शन 8 कंपनीज के लिए 14 क्लियर डेज चाहिए होता है, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, नोटिस शिल हैव ऑल दिस थिंग्स। ठीक, चलो ये कंप्लीट हो चुका है। फिर आप सीधा इधर आ जाओगे, शॉर्टर नोटिस। अगर शॉर्टर मीटिंग कंडक्ट करना है तो शॉर्टर नोटिस भेजोगे, तो उसमें क्या रेगुलेशंस है वो आपको पता है 95% का। फिर सेंडिंग ऑफ नोटिस, ये भी, ये तो आप किस किस को भेजोगे नोटिस, ये अपने को पता है, ये रिपीट हो रहा है बार बार। एडवर्टीजमेंट दोगे दो न्यूज़पेपर में, 2 न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दोगे। क्या बताओ? 2 न्यूज़पेपर में, एक वर्नाकुलर लैंग्वेज वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, एक इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश न्यूज़पेपर की आपका जो है मीटिंग होने जा रहा है। ठीक, उसके बाद अगर रिमोट ई वोटिंग एंड बैलेट का अगर है तो उसमें भी तुम्हारा कितना दिन ओपन रहेगा, 3 डेज बिफोर। ठीक है, 5 बजे बंद हो जाएगा, ये सब आप डिटेल दोगे, ये हम लोगों ने देख रखा है। प्रॉक्सी का रजिस्टर बताओगे, मेंटेन करोगे। इंश्योर दैट प्रॉक्सी फॉर्म्स आर रिसीव बाय द कंपनी एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर द टाइम फिक्स्ड ऑफ एजीएम। 48 आवर्स पहले तुमको रिसीव हो जाना चाहिए सारा प्रॉक्सी वाला फॉर्म। डॉक्यूमेंट्स फॉर इंस्पेक्शन कहाँ पे रखोगे? फिर कन्वीन द जनरल मीटिंग, फिर जनरल मीटिंग हो जाएगा, कंडक्ट हो जाएगा। जनरल मीटिंग में डॉक्यूमेंट्स टू बी मेड अवेलेबल एट द वेन्यू, वेन्यू में तुम डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करके रखोगे। कौन सा डॉक्यूमेंट्स? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स का, प्रॉक्सी रजिस्टर, अटेंडेंस, बैलेट फॉर्म। ठीक है, कॉपी ऑफ द नोटिस ऑफ द मीटिंग, ये सब आर्टिकल्स, मेमोरेंडम, ये सब कुछ तुम मीटिंग में अवेलेबल रखोगे एज अ कॉपी। कोरम आएगा, कोरम का तुमको पता है, सब कुछ हम लोगों ने देख रखा है कोरम का। एक्चुअली होता ही है ना कि जो इतने सारे सेक्शंस हम लोगों ने पढ़ रखे हैं वो सीक्वेंस वाइज तुम देख रहे हो अब क्या क्या होता है मीटिंग के पहले, मीटिंग के दौरान। ठीक है, फिर चेयरमैन इलेक्ट होगा, चेयरमैन इलेक्ट होने के बाद मीटिंग पास होगा, तुम्हारे रेजोल्यूशंस के ऊपर वोटिंग होगी। ऑर्डिनरी बिजनेस अगर है तो ये 4 मैटर आ जाते हैं, हम लोगों ने देखा है। स्पेशल बिजनेस है तो ये। फिर क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो ऑडिटर का ऑब्जर्वेशन SS2 में लिखा होता है कि ऑडिटर अपना ऑब्जर्वेशन बताएगा कि कंपनी किस प्रकार से परफॉर्म किया है अपने मीटिंग में। ठीक, उसके बाद वोटिंग होगा,
वोटिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आफ्टर द मीटिंग क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ द मिनट्स प्रिपेयर करेगा कौन, कंपनी सेक्रेटरी है तो कंपनी सेक्रेटरी, अगर नहीं है गरीब कंपनी है तो जिसको भी तुमने अथॉरिटी दे रखा है उसको, जिसको भी बोर्ड ने अथॉरिटी दे रखा है वो। फिर अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिलिंग ऑफ रेजोल्यूशंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न फाइल होगा, रेजोल्यूशंस जो है ये इसका फाइलिंग हो गया एमजीटी 14 में, ये तो पता ही है भाई, ठीक। फिर रिपोर्ट ऑफ एजीएम जो है वो जाएगा एमजीटी 15 में, एंड रिपोर्ट अंडर सेबी एलओडीआर, ये सेबी एलओडीआर का रिपोर्ट होता है विद इन 30 डेज तुमको एज पर शेड्यूल 3 पार्ट ए ऑफ सेबी एलओडीआर तुमको रिपोर्टिंग करना होता है, ठीक। ये इतना तुमको याद रखना है बस, ये तुम थोड़ा एक प्रकार का सीक्वेंस है जो तुमको याद रखना है, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार कर लेना है, ठीक। ये सारे सेक्शंस का यहाँ पे सीक्वेंस वाइज मेंशन्ड है, बस यही चीज़ है। रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स ये हम लोगों ने देख रखा है दोस्तों, सेक्शन 106 107 शो ऑफ हैंड, वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स 108 हो चुका है। फिर वॉलंटरी एप्लीकेबिलिटी, अगर तुम्हारा कंपनी जो है, तुम्हारे कंपनी में सेक्शन 108 एप्लीकेबल नहीं होता लेकिन फिर भी तुम वॉलंटरली तुम करना चाहते हो, क्या तुम कर सकते हो, आंसर है यस, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है जो मैंने तुमको बताया था, इफ ए कंपनी वॉलंटरी ऑप्ट्स और डिसाइड्स टू गिव इट्स शेयर होल्डर्स द ई वोटिंग फैसिलिटी इन सच ए केस द होल प्रोसीजर फॉर द ई वोटिंग शैल बी एप्लीकेबल, ठीक है, पूरा का पूरा प्रोसीजर एप्लीकेबल होगा। उसके बाद देखो भाई आगे देखो, प्रोसीजर फॉर ई वोटिंग का क्या प्रोसीजर हम लोगों ने देख रखा है। स्क्रूटिनाइजर अपॉइंट होगा, एजेंसी अपॉइंट होगा, एजेंसी मतलब जो ई वोटिंग करवाएगा, कौन सा एजेंसी होता है, एनएसडीएल सीडीएसएल, ठीक है, इनमें से किसी को तुम अपॉइंट करोगे। फिर कट ऑफ डेट वगैरह ये बार बार जो है रिपीट हो रहा है तो इसको एक बार नोटिस भेजेंगे, एडिशनल डिस्क्लोजर, पब्लिक नोटिस जाएगा, एडवर्टीजमेंट जाएगा, रिमोट ई वोटिंग खुल जाएगा, 5 बजे बंद हो जाएगा, रजिस्टर मीटिंग से पहले 5 बजे बंद हो जाएगा, रजिस्टर ऑफ स्क्रूटिनाइजर यहाँ पे रहेगा, वोटिंग ऑफ जनरल मीटिंग ये हम लोगों ने कर रखा है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ठीक। इसको एक बार कर लेना है, एक बार नॉर्मल रीड करना है, बाकी हम लोगों ने कर रखा है, कॉन्फिडेंस रखो। डिमांड फॉर पोल हम लोगों ने कर रखा है सेक्शन 109, कौन कौन डिमांड कर सकता है पोल के लिए। अच्छा, पोल का जो जब ये सेक्शन आ ही चुका है तो पोल यहाँ से मैं एक बार करवा देता हूँ आपको, क्योंकि ये हम लोगों ने पहले भी कर रखा है, ठीक है। एक बार देखते हैं यहाँ पे पोल का जो है ना एक छोटा सा पोर्शन, आई थिंक यहाँ पे मैं चेक कर लूँ एक बार, ये पोल का देखो सेक्शन 109 पोल, ये सब मैं तुमको प्रोवाइड कर दूंगा सारा नोट्स आज जो है ना, क्योंकि आज जो है कॉन्सोलिडेटेड हम लोग सारे नोट्स जो है तुमको प्रोवाइड कर देंगे, सारे सेक्शंस के जो भी हम लोगों ने बनाया है, एक नोट पूरा जाएगा पूरा, और पूरा आपको अवेलेबल हो जाएगा शाम तक। डिमांड फॉर पोल, पोल कौन डिमांड कर सकता है, देखो पोल जो है डिमांड कर सकता है बाय चेयरमैन अपनी मर्जी से, या फिर मेंबर जो है वो डिमांड कर सकते पोल। मैंने तुमको बताया था पोल अगर डिमांड हो रहा है तो उसमें याद रखना कि कौन से लोग पोल डिमांड कर सकते, कोई भी ऐरा गैरा पोल डिमांड नहीं कर सकता। पोल डिमांड करेगा 1/10 वाले वोटिंग पावर, या फिर पेड अप शेयर कैपिटल जिन्होंने 1/10 एक्वायर कर रखा हो, या फिर मोर देन या फिर इक्वल्स टू 5 लाख रुपीज़ तक का जिसके पास पेड अप शेयर कैपिटल हो, ठीक है, तो वो डिमांड कर सकते पोल। अदर कंपनीज के लिए 1/10 वोटिंग पावर, जिस कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है उस कंपनी में वोटिंग पावर होगा, तो जिसके पास 1/10 वोटिंग पावर है वो एक इंसान या फिर मिल के 4-5 जन मिल के अगर 1/10 का फुलफिल कर ले उसके बाद वो लोग अप्लाई कर सकते हैं फुल पोल, बस यही तुमको याद रखना है। टाइम लिमिट, अच्छा ये देख लो थोड़ा एक्स्ट्रा है, टाइम लिमिट विद इन विच पोल शैल बी डन, याद रखना कि पोल अगर डिमांड हुआ तो कितने टाइम के अंदर अंदर पोल हो जाना चाहिए, समझो इसमें। इफ द वोट इज अबाउट एंडिंग और मूविंग द मीटिंग, एडजर्नमेंट के लिए अगर वोटिंग हो रहा है, अगर पोल होना है तो पोल इमीडिएटली होगा, कि सब लोग कह रहे हैं कि एडजर्न करेंगे। अब ये जो सब लोग कह रहे हैं ये कैसे कह रहे हैं, पोल के माध्यम से कह रहे हैं, वोटिंग हुआ है कि एडजर्न करना है मीटिंग को, तो उस प्रकार का अगर पोल के लिए डिमांड हो रहा है कि हम लोग एडजर्न करेंगे, पोल कराओ, एडजर्न करेंगे मीटिंग को, तो पोल इमीडिएटली कंडक्ट होगा, क्योंकि अगर एडजर्न होने वाला है तो उसी मीटिंग पे पोल करवाना होगा ना, वरना पता कैसे चलेगा कि एडजर्नमेंट करना है कि नहीं करना है। समझ में आ रहा है, ये तब है अगर एडजर्नमेंट के लिए बोल रहे हैं लोग, मेंबर्स कह रहे हैं कि भैया एडजर्नमेंट करना है। चूजिंग ए चेयरमैन, या फिर चेयरमैन चूज करने के लिए भी पोल होता है, आपको पता ही है, अगर डायरेक्टर नहीं है, चेयरमैन नहीं है तो मेंबर्स अपने आप इलेक्ट करेंगे, तो उसमें पोल होता है, ठीक है। तो ये इमीडिएटली तुमको पोल कंडक्ट करना होता है। इसके अलावा किसी और मैटर में अगर पोल आ रहा है तो विद इन 48 आवर्स चेयरमैन पोल कंडक्ट कराएगा।
इसका मतलब ये कि हो सकता है कि उसी मीटिंग पे पोल कंडक्ट ना हो, मीटिंग जो है पोल कंडक्ट के लिए एक दिन बाद पोल कंडक्ट हो, फिर से सब लोग आएंगे मीटिंग में और पोल कंडक्ट होगा। बाकी सारे मैटर्स के लिए 48 आवर्स के अंदर अंदर तुमको पोल जो है कंडक्ट करना होता है, पोल का अगर डिमांड आया तो। लेकिन अगर चेयरमैन को इलेक्ट करना है मीटिंग में, प्रेजेंट मीटिंग में चेयरमैन को इलेक्ट करना है या फिर प्रेजेंट मीटिंग को अडजर्न करना है, तब पोल इमीडिएटली उसी मीटिंग पे कंडक्ट होगा। कितने टाइम के अंदर अंदर पोल हो जाना चाहिए, ये था क्वेश्चन। क्या ये समझ में आ रहा है? बस खत्म। आगे देखेंगे, डिमांड फॉर पोल ये हो चुका है, ठीक। फिर आगे देखो, फिर ये जो है ना, ये मैनर ऑफ पोल टू गेट स्क्रूटिनाइज, ये रीड करना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब क्या होता है तुमको समझा देता हूं मैं, कि अगर पोल जो हुआ है, पोल प्रॉपर तरीके से हुआ कि नहीं, उसका स्क्रूटिनी कैसे करना है। पोल में तो हम लोग वोट करते हैं ना, ऐसे टिक करके पेपर मिलता है तुमको और तुम पोल जो है टिक करते हो। ऐसे शो ऑफ हैंड से तो तुम्हारा वोटिंग नहीं होता, शो ऑफ हैंड नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रहा है? पोल हो रहा है। तो ये प्रॉपर तरीके से हुआ कि नहीं, इसका स्क्रूटिनाइजेशन जो है ये आप देख सकते हो। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन वगैरह नहीं आता, लेकिन एकदम जनरल चीज़ है, एक बार रीड कर लेना बस। स्क्रूटिनाइजेशन, ठीक है। पोस्टल बैलेट हम लोगों ने देख रखा है। फिर बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड थ्रू पोस्टल बैलेट, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ। बहुत अच्छे से देखना है कि पोस्टल बैलेट में मैंने तुमको समझाया था कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जो, कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं पोस्टल बैलेट में। ये जो पोस्टल बैलेट है, यहाँ पे कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जो सिर्फ पोस्टल बैलेट के माध्यम से ही आपको कंडक्ट करना है, पोस्टल बैलेट या फिर ई वोटिंग, ठीक है। अगर ई वोटिंग हो रहा है तो ई वोटिंग सही है, पोस्टल बैलेट की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। देखो, ये तो हम लोगों ने पोस्टल बैलेट का पूरा प्रोसीजर देखा। अब कौन से मैटर में पोस्टल बैलेट मैंडेटरी है वो तुमको देखना है। यहाँ से देखो, बहुत अच्छे से देखना है। अगर तुम अपने कंपनी के मेमोरेंडम को, ठीक है, क्लॉजेस को, ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम, अल्टरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम एंड इन केस ऑफ कंपनीज इन एग्जिस्टेंस इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, अल्टरेशन द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द मेमोरेंडम। सिंपल चीज तुमको ये सिर्फ याद रखना है, ऑब्जेक्ट, कंपनी का जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है उसको अगर तुमको चेंज करना है, ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करना है। ऑब्जेक्ट क्लॉज मतलब ये होता है कि कंपनी का जो मेमोरेंडम होता है ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दूसरा होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम में लिखा होता है कि तुम्हारा कंपनी काम क्या करता है। स्टील का बिजनेस है तो वो लिखा होता है। अगर तुम्हारा बिजनेस ही तुमको चेंज करना है तो तुमको अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखना होगा कि मैं अपना बिजनेस चेंज कर रहा हूँ, स्टील से हम लोग कॉटन में जा रहे हैं, कॉटन में जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, ये जो बिजनेस चेंज कर दोगे तो बड़ा इवेंट है ना, तो ये पोल के माध्यम से ही हो सकता है, ठीक है। पोल के माध्यम से, क्योंकि ये डिसीजन लेगा कौन? मेंबर्स लेंगे, शेयर होल्डर्स लेंगे कि लेना है कि नहीं। सजेस्ट करेगा कौन? डायरेक्टर्स। लेकिन मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स क्या करेंगे? वोट करेंगे कि हाँ, ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करना है कि नहीं करना है। समझ में आ रहा है? ये हो गया। फिर अगर तुम अपने अगर तुम अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करना चाहते हो, एओ को अल्टर करना चाहते हो, एमओ को अल्टर करना चाहते हो, तो पोल के माध्यम से होगा। अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाहते हो, चेंज इन प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड द लोकल लिमिट्स, मतलब अपने सीटीवी के बाहर जाके, अगर पकड़ लो तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस कलकत्ता में था तो तुम चेन्नई में लेकर जाना चाहते हो, तो अपने ही एरिया के एकदम बाहर, सीटीवी के बाहर लेकर जाना चाहते हो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को, तब भी तुमको पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोटिंग करवाना होगा कि ये करना सही है कि नहीं, ठीक। फिर चेंज इन ऑब्जेक्ट हो गया है, हैज रेज्ड मनी फ्रॉम पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस एंड स्टिल एनी अनयूटिलाइज्ड अमाउंट आउट ऑफ द मनी सो रेज्ड। देखो, समझो, अगर तुमने ये, देखो इसको समझो पहले। चेंज इन ऑब्जेक्ट फॉर विच कंपनी हैज रेज्ड मनी, तुमने पैसा उठाया पब्लिक से, पब्लिक ने तुमको पैसा दिया है किसी भी कारणवश, तुमने बताया कि हमको एक मशीन खरीदना है, ठीक है, और इस मशीन के लिए तुमने पब्लिक से पैसा उठाया, ठीक, पैसा उठाया। अब इस पैसे को तुमको किस काम के लिए यूटिलाइज करना है? मशीन को खरीदने के लिए। पब्लिक ने इसीलिए तुमको पैसा दिया, लेकिन तुम अगर पैसा उठाने के बाद सोच रहे हो कि मशीन नहीं खरीदेंगे, किसी दूसरे काम के लिए लगाएंगे पैसे को, तो ये डिसीजन कौन लेगा? ये भी शेयर होल्डर्स ही लेंगे। डायरेक्टर्स तो सजेस्ट करेंगे ना, शेयर होल्डर्स ही लेंगे, तो उसमें भी वोटिंग होगा। तो वोटिंग किस माध्यम से होगा? पोस्टल बैलेट। चेंज इन ऑब्जेक्ट फॉर विच कंपनी हैज रेज्ड मनी फ्रॉम द पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस, ठीक। उसके बाद देखो, इश्यू ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स एज टू वोट और डिविडेंड और अदरवाइज। इसका मतलब ये,
अगर डिफरेंशियल राइट्स, ये तुम पढ़ोगे आगे जाके, डिफरेंशियल राइट्स डीवीआर कहते हैं हम लोग, डीवीआर, डीवीआर डिफरेंशियल राइट्स, ठीक है। डिफरेंशियल राइट्स इशू ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स एज टू वोटिंग और डिविडेंड और अदरवाइज। अगर डीवीआर इशू करना है इसके लिए भी तुमको पोल के माध्यम से जो है वोटिंग करवाना होगा। इशू ऑफ शेयर्स याद रखना। डीवीआर अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, जब चैप्टर आ जाएगा तब। तुमको सिर्फ ये रट्टा लगाना है कि कौन से मैटर में पोस्टल बैलेट मैंडेटरी है। दूसरे मतलब है रेज ऑफ हैंड, पोल के माध्यम से वोटिंग नहीं हो सकता, पोस्टल बैलेट या स्लैश ई वोटिंग के माध्यम से ही ये हो सकता है। वेरिएशन इन द राइट्स ऑफ क्लास ऑफ शेयर होल्डर, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, डिबेंचर्स है, इनके राइट्स को अगर तुम चेंज करना चाहते हो तब भी पोल के माध्यम से वोट करवाना होगा। बाय बैक तुम करना चाहते हो अपने शेयर्स का, स्मॉल शेयर होल्डर का डायरेक्टर जो है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का इलेक्शन करवाना चाहते हो तब भी तुम्हारा, सर ये स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर क्या है? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर वो वाला डायरेक्टर होता है जो छोटे शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करता है बोर्ड में। तो ये सेक्शन बहुत बड़ा है, ये सेक्शन जब आएगा तब हम लोग करेंगे। बायबैक ऑफ शेयर्स आएगा जब हम लोग करेंगे। फिर सेल ऑफ, अपने अंडरटेकिंग का सेल करना चाहते हो, अब तुमने जो भी अंडरटेकिंग मतलब तुम्हारे कंपनी में जो भी एसेट वगैरह हो उसका सब्सटेंशियल पार्ट तुम सेल करना चाहते हो, बेच देना चाहते हो, तब भी तुमको पोस्टल बैलेट के माध्यम से तुमको वोटिंग करवाना होगा, ठीक है। गिविंग लोन्स और एक्सटेंडिंग गारंटी और प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी exceeding 60% of the paid up share capital free reserve and security premium account to 100% of free reserve and security premium account। इसका मतलब सिंपल चीज़ है, तुम अगर लोन देना चाहते हो या फिर गारंटी देना चाहते हो, कितना लोन एंड गारंटी? 60% से ज़्यादा, मतलब तुम्हारा पेड अप शेयर कैपिटल का जितना वैल्यू है, पेड अप शेयर कैपिटल का जितना वैल्यू है उसका 60%। अगर पकड़ लो पेड, तुम्हारे कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल का वैल्यू 100 करोड़ है तो तुम 60 करोड़ से ज़्यादा, 60 करोड़ से ज़्यादा तुम क्या करना चाहते हो? 60 करोड़ से ज़्यादा तुम लोन देना चाहते हो या फिर गारंटी देना चाहते हो। क्या देना चाहते हो? लोन या फिर गारंटी देना चाहते हो। फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट जो है तुम्हारा, फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो अगर 100 है तो इस मतलब जितना भी टोटल अमाउंट है उसका 100% से ज़्यादा तुम क्या देना चाहते हो? लोन या फिर गारंटी देना चाहते हो। हमेशा याद रखना, नॉट इक्वल्स टू, इट इज़ मोर देन। एक्सीडिंग गारंटी और प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी एक्सीडिंग 60%, याद रखना, ठीक है। पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू 100% ऑफ इट्स। समझ में आ रहा है? तो तुम्हारा जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, फ्री रिजर्व है, उसमें जितना पैसा है उसका वैल्यू का 100% वैल्यू का तुम लोन देना चाहते हो किसी को। तो ये बड़े बड़े अमाउंट्स होते हैं, इसके लिए तुमको वोटिंग करवाना होगा पोस्टल बैलेट का। क्या ये समझ में आ चुका है? ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, नोटिस भेजोगे सारे शेयर होल्डर्स को। मोड ऑफ सेंडिंग नोटिस क्या रहेगा? रजिस्टर्ड पोस्ट, कुरियर सर्विस, ई मोड से जाएगा, ये हम लोगों ने देख रखा है, ठीक है। फिर एडवर्टीजमेंट पब्लिश करोगे, सेम चीज़ है, पोस्टल बैलेट का तो सेम होता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड का जैसे होता है सेम होता है। वेबसाइट पे पब्लिश करोगे। अपॉइंटमेंट ऑफ स्क्रूटिनाइजर, सेफ कस्टडी रजिस्टर जो है सेफ रखेगा, स्क्रूटिनाइजर के पास रहेगा। सबमिट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द स्क्रूटिनाइजर। फिर है मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर बाय द स्क्रूटिनाइजर, प्रिजर्वेशन ऑफ पोस्टल बैलेट, फिर रिप्लाई फ्रॉम मेंबर्स, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। इसको बहुत अच्छे से देखो। एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल 20, सिंपल चीज़ है, ई वोटिंग का जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे फॉलो होगा, ठीक है। रिगार्डिंग वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स शैल अप्लाई। अच्छा, कौन सा पोस्टल बैलेट इनवैलिड घोषित हो जाएगा? ये तुम्हारा रीड करने का पोर्शन है, इसको रीड करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको होमवर्क है कि कौन सा वो चीज़ है जो पोस्टल बैलेट फॉर्म शैल बी कंसिडर्ड इनवैलिड इफ। अगर तुमको पोस्टल बैलेट का फॉर्म मिला लेकिन वो इनवैलिड घोषित कब होगा? पोस्टल बैलेट क्या होता है? तुम फॉर्म भेजते हो वाया पोस्ट, किसको भेजते हो? मेंबर को, मेंबर उसको वोट करके वाया पोस्ट फिर से तुमको वापस भेज देता है कंपनी को। तो वो जो फॉर्म है जब कंपनी रिसीव करेगा, कब कब कौन से केसेस में उसको इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको रीड करना है, ABCD जैसे क्लास में हम लोग पढ़ते उसकी तरह है। पकड़ लो तुमने ऐसा कोई फॉर्म भेजा है जो कि कंपनी ने तुमको नहीं भेजा, तो वो तो इनवैलिड हो जाएगा ना। इसी प्रकार से बाकी भी है, इसको रीड करना घर पे। थोड़ा होमवर्क दूंगा मैं, तो दैट मैं देखूं कि तुम्हारा होमवर्क जो है थोड़ा बहुत तो तुम कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक। सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन सेक्शन 111 कंप्लीट कर रखा है हम लोगों ने। मिनट्स का मेंटेनेंस हम लोगों ने देख रखा है, साइनिंग वगैरह देख रखा है, ठीक है। फिर रिजर्वेशन देख रखा है, फिर है रिपोर्ट ऑन एनुअल जनरल मीटिंग हम लोगों ने देख रखा है, फॉर्म MGT 15।
ये तुमको सबमिट करना होता है और उसमें क्या क्या डिटेल्स रहेगा ये हम लोगों ने देख रखा है, ठीक है। तुमको लग रहा है कि सर नहीं किया है, लेकिन किया है, तो तुम एक बार रीड करो, तुमको पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो है ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, ये भी होमवर्क रहेगा। ड्यूटीज ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरीज बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर जनरल मीटिंग, ये एकदम सेम है टू द ड्यूटीज जो हम लोगों ने पढ़ा है ना कि मीटिंग के पहले क्या होता है, बोर्ड मीटिंग, उसके बाद हम लोग नोटिस भेजते हैं, उसके बाद जनरल मीटिंग कंडक्ट करते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर में कंपनी सेक्रेटरी रहता है, तो उसका क्या क्या काम रहेगा, इसको घर में बैठ के ना अच्छे से पढ़ो, सो दैट तुमको प्रैक्टिकली समझ में आए कि कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है। कुछ नहीं करता, वो नोटिस भेजता है, अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके रखता है प्रॉपरली, जो जो उसको काम दिया जाता है वो करता है। तो वही यहाँ पे है, ठीक है। ऑडिटर से रिपोर्ट ले लेता है, अकाउंट्स का रिपोर्ट उसके पास रहता है, ऑडिट कमेटी का रिपोर्ट उसके पास रहता है, समझ में आ रहा है। तो ये सारे तुमको देखना है, ठीक है। एट द मीटिंग क्या करेगा, अरेंज करेगा, कलेक्शन करेगा, स्लिप लेगा, चेयरमैन देखेगा आया कि नहीं कोरम प्रॉपरली, टू हेल्प द चेयरमैन इज असर्टिंग कोरम, कोरम आया कि नहीं देखने के लिए चेयरमैन का मदद करेगा, पूरा का पूरा हेल्प करेगा कंपनी की मीटिंग को कंडक्ट होने में। बस ये तुमको रीड करना है। मीटिंग के बाद क्या करेगा, फाइलिंग वगैरह तो इसी का काम है, मिनट्स को प्रिपेयर करेगा, ठीक है, मिनट्स को 30 डेज के अंदर अंदर साइन कराएगा। अच्छा, ये सब लोग सब कुछ तुमने पढ़ा है कि नहीं, सबसे पहले ये बताओ, पढ़ा है ना कि मिनट्स को साइन करना पड़ता है, ये वो, यही काम कंपनी सेक्रेटरी करता है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो तुमको इसको एक बार रीड करना है घर में बैठ के अच्छे से। अब हम लोग जाएंगे वर्चुअल मीटिंग। अभी जो वर्चुअल मीटिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा लास्ट टॉपिक रहेगा, वर्चुअल मीटिंग। एडवांटेजेस ऑफ वर्चुअल मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग का क्या एडवांटेजेस रहता है। अब तुम आंख बंद करके, ये पढ़ने वाला चीज़ नहीं है, ये आंख बंद करके बोलने वाला चीज़ है। अगर कोई मीटिंग प्रेजेंटली हम लोग प्रेजेंट होके दे रहे हैं और अगर वर्चुअली दे रहे हैं तो क्या क्या फ़ायदा रहता है। ऑब्वियसली वर्चुअली अगर मीटिंग होगा तो इंक्रीज इन शेयर होल्डर का पार्टिसिपेशन रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट करेंगे, टाइम सेव होगा, ट्रैवल सेव होगा, कॉस्ट सेव होगा, ठीक है। एनकरेजेस मोर पार्टिसिपेशन, प्रोवाइड ग्रेटर असर्टिबिलिटी, इनेबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स टू अटेंड मोर देन वन मीटिंग इन अ डे, ठीक है, एक मीटिंग से ज़्यादा अटेंड कर पाएगा लोग। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग एंड कंडक्टिंग शेयर होल्डर का मीटिंग, क्योंकि बहुत खर्चा लगता है बहुत बड़ा मीटिंग अगर हो रहा है तो। उसके बाद मीटिंग डिफिकल्टी क्या होता है, वर्चुअल मीटिंग कंडक्ट करने में डिफिकल्टीज, दिक्कतें क्या आता है। सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम में थोड़ा डाउट हो जाता है, स्ट्रीमिंग क्वालिटी पोर हो जाता है, लैग करता है वीडियो, ठीक है। सिक्योर लॉगिन, शेयर होल्डर्स तक पहुंच नहीं पाता, कभी कभार क्या होता है कि एक्सेस करने में दिक्कत हो जाता है, लॉगिन आईडी एंड क्रेडेंशियल्स, ठीक है। कंबाइंड रजिस्ट्रेशन होता है, वोटिंग एंड रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ सकता है। कस्टमाइज इंस्टेंट रिजल्ट स्क्रीन एंड डिटेल्ड ऑडिट रिपोर्टिंग, ठीक है। तो ये कस्टमाइजेशन प्रोसेस जो है फॉलो करना होता है, तो ये कुछ दिक्कतें आता है। डेटा सिक्योरिटी ऑफ लॉगिन एंड पासवर्ड, की सबका लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है सिक्योर रहे, तो ये कुछ जो है ये अपने आप बना के लिखो, एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा मार्क मिलेगा, तो इसको रीड करना है अच्छे से, मैंने तुमको सिखा दिया यहाँ से, ठीक है। अच्छा, ई वोटिंग का जो प्रोसीजर है ना वो वैसे भी इस यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ई वोटिंग जो है, मतलब ई वोटिंग कह रहा हूँ मैं, मतलब इसमें क्या है, वर्चुअल मीटिंग जो है, वर्चुअल मीटिंग के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। अब देखो मेन क्वेश्चन ये है जहाँ पे तुमको फोकस करना है, ये प्रैक्टिकल लाइफ के क्वेश्चंस हैं। पकड़ लो वर्चुअल मीटिंग हो रहा है, किसी को कुछ बोलना है तो वो बोलेगा कैसे, है ना। तो तो होगा ये कि मीटिंग तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगा। हाउ टू एकोमोडेट द शेयर होल्डर हु वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन इन व्यू ऑफ द अटेंडेंस, ठीक है। उसको कुछ बोलना है, कंट्री के कहीं से भी हो सकता है, थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री कोई भी हो सकता है। अगले जम्मू एंड कश्मीर में बैठ के कोई बंदा कुछ बोलना चाहता है मीटिंग में, रिलायंस के जनरल मीटिंग में, सबसे पहले तो उसको बताना होगा, उसको नोटिस देना होगा। इन द नोटिस ऑफ AGM इट मे बी मेंशन दैट शेयर होल्डर्स whoever wants to speak to get their name registered। नोटिस में ही बोल देगा कि किसी को कुछ बोलना है तो पहले से अपना नाम रजिस्टर करवा लो, ठीक है। उसके बाद चेयरमैन डिसाइड करेगा इसको बोलने देना है कि नहीं, प्रोवाइड दैट दैट टाइम अवेलेबिलिटी रहे, तब जाके तुमको बोलने दे दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो तुमको रीड करना है घर पे, ठीक है, रीड करना है घर पे। क्वेश्चंस नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस है एकदम,
थोड़ा अपने दिमाग को यूज़ करना है। स्टूडेंट्स मेरे को कहते हैं कि सर इंटरप्रिटेशन कैसे सीखे? अगर सब कुछ मैं तुमको इंटरप्रेट करके दूंगा तो तुम सीखोगे कैसे? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कोई भी डाउट है 24/7 भाई, 24/7 हम अवेलेबल है व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे, वीडियो के कमेंट सेक्शन में 24/7 हम लोग अवेलेबल है। हमेशा हमको मैसेज करना है और डाउट पूछना है कि सर वीसी का मतलब क्या होता है, बता दो। वीसी का मतलब क्या होता है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा सर, ये बता दो। तो मैं तुमको बताऊंगा भाई वीसी का मतलब होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो मैं बता दूंगा, टेंशन ना लो। तुमको कम से कम तुमको घर में बैठ के तुमको खुद से पढ़ना है ये चीज़, वरना तुमको इंटरप्रिटेशन नहीं आएगा। जैसे हम लोग इंटरप्रेट कर लेते हैं ना सब कुछ, कैसे कर लेते? क्योंकि ज़िंदगी में हम लोगों ने हमेशा इंटरप्रिटेशन पे ध्यान दिया है कि कैसे इंटरप्रेट करते हैं। हम लोग डायरेक्टली किसी से कभी पूछा नहीं है कि ये बता दो क्या है। अगर नहीं सक रहे तब जाके हम लोग कभी कभार हमारे टीचर से हम लोग पूछते थे। ठीक है, तो तुमको भी यही करना है कि तुमको सबसे पहले रीड करना है, इंटरप्रेट खुद से करना है, वरना तुमको बहुत दिक्कत आ जाएगा। जो स्टूडेंट्स एवं ही पास हो जाते हैं ना विदाउट इंटरप्रिटेशन स्किल्स, उनके ट्रेनिंग में पूरा बैंड बज जाता है। मैं तुमको समझाता हूँ, तुम्हारा जो ट्रेनिंग होगा, ठीक है, 21 मंथ्स का ट्रेनिंग होगा, उसमें पूरा बैंड बज जाएगा तुम्हारा, अगर तुमने इंटरप्रिटेशन नहीं सीखा प्रॉपरली। तो मेरा ड्यूटी सिर्फ ये नहीं कि तुमको करा के हाँ ये है वो है बोल के छोड़ दूँ, तुमको इंटरप्रिटेशन सिखाऊं। आज रात 8 बजे 8 PM हम 8 PM हमारा डाउट सॉल्विंग रहता है रोज। 8 PM डाउट सॉल्विंग में तुम अपने सारे क्वेश्चंस को पुट करना है जो तुमको समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे चैप्टर क्लोज होता है। ये सारे ड्राफ्टिंग है, ड्राफ्टिंग का एक सेपरेट क्लास लूंगा मैं, ये एकदम लास्ट में होगा ड्राफ्टिंग का क्लास। ठीक है, इसी के साथ तुम्हारा लेसन का राउंड अप हो जाता है। ठीक है, ये पूरा ड्राफ्टिंग है, अलग अलग ड्राफ्टिंग है जो हम लोग देखेंगे, एक्सटर्नल मीटिंग का ड्राफ्टिंग वगैरह वगैरह। अंडरस्टूड? तो टेंशन नहीं लेना है, आराम से हम लोगों ने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर रखा है, गो थ्रू करो। मैं फिर से एक चीज बता देना चाहता हूँ, सुनो अच्छे से, बहुत अच्छे से सुन के फिर जाओ। ठीक है, सुनो। कोई भी स्टूडेंट है, हम सबके लिए है, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट है जो, देखो यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट है जो नोट्स, नोट्स का क्या क्या नोट्स हो सकता है? एक है हमारा इंस्टीट्यूट का मटेरियल जो मैंने अभी तुमको मार्किंग करवाया, दूसरा है मेरा चार्ट जो मैंने तुमको करवा रहा था इतने दिन, प्लस है नॉर्मल नोट्स जो हम लोग ने प्रिपेयर किया है। ये नोट्स, ये चार्ट्स मैंने अवेलेबल करवा दिया है, ये नॉर्मल नोट्स भी मैं अवेलेबल करवा दूंगा। किसी भी स्टूडेंट को इंस्टीट्यूट के मटेरियल से डायरेक्टली करना है वो भी कर सकते हैं। सारे मैटर में सब लोगों का डाउट सॉल्विंग करूंगा मैं, तो कोई टेंशन नहीं है। इतना ज़्यादा फैसिलिटी कोई तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट ज़िंदगी में नहीं देगा। हम दे रहे हैं ओनली एक ही चीज़ के लिए कि मेरे को रिजल्ट्स लेकर दिखाना है। ठीक है, मुझको दिखाना है कि भैया तुम्हारा जो रिजल्ट है वो एकदम टॉप नॉच होना चाहिए, 70+ होना चाहिए सारे सब्जेक्ट्स में। ये तुमको लेकर मेरे को दिखाना है, वही है मेरा गुरु दक्षिणा। समझ में आ रहा है? तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना है। चैप्टर हम लोगों ने आज कंक्लूड कर दिया है जनरल मीटिंग। आई होप दैट इट इज़ वेरी मच क्लियर टू एवरीबडी। आज के वीडियो में इतने रखते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच। कल हम लोग मीट करेंगे विद न्यू चैप्टर, न्यू लेसन। हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।